हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, जहां आप लोग शेयर करते हो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, छोटी या बड़ी जैसी भी होती हैं, बिना संकोच के, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं करने वाला है। और मैं शेयर करती हूँ उनके सॉल्यूशंस अपनी समझ के अनुसार। अच्छी बात यह है कि लोगों की लाइफ सॉर्टेड हो रही है, उनके सोचने का तरीका बदल रहा है और वो अपनी प्रॉब्लम से काफी हद तक बाहर निकलने में कामयाब हो रहे हैं। आज मैं बैठी हूँ एपिसोड 180 के जवाब देने के लिए। तो चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन आया है पेरेंटिंग के लिए। मेरा 10 साल का बेटा है, वह कोई भी चीज याद करता है, फिर धोती में मैं भूल जाता है। नहीं समझ में आया, लेकिन ये समझ में आया कि याद करता है फिर भूल जाता है। अब वह पुरानी पिछले क्लास की सब चीजें जो बेसिक होती हैं भूल गया है। मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। देखो, अगर हर बच्चे का ना पैटर्न अलग होता है, अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपके आगे ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप उसको ना देखो, आगे का सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आप चाहे चाहें ना चाहें, वो आगे का नहीं सीखेगा। तो अगर आपका बच्चा बार बार बेसिक भूल रहा है तो आपको बार बार बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इतनी एक इसमें पॉजिटिव चीज ये भी है कि ऐसा नहीं है कि उसको जितना पहली बार सीखने में टाइम लगा था उतना ही हर बार लगेगा, है ना। तो एक क्विक सा रिवीजन आपको हमेशा देना होगा। और ये एक पैटर्न होता भी है किसी भी क्लास में, जब बच्चे जाते हैं नई किताब में पहले पिछले वाले की पुनरावृत्ति होती है, वो इसीलिए तो होती है। किसी को ज्यादा चाहिए होता है रिवीजन तो ठीक है, उसका पैटर्न ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ही नहीं आएगा। एक दिन आएगा जब उसको बेसिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, फिर वो आगे आगे की चीजें सीखता रहेगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं, तो उनका जो साल का स्टार्टिंग होती है वो थोड़ी सी स्लो चलती है और बच्चों के बनिस्पत, क्योंकि उनको पहले पिछला ही करना पड़ता है। लेकिन एंड तक आते आते वो कवर कर जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी पेरेंटिंग का है। हाय मैम, मेरी बेटी 3 मंथ की है, वो 24 आवर्स में से 20 आवर्स सोती है, तो ये सही है या गलत। वैसे तो मुझे आराम ही है, क्योंकि जब तक वो सोती है मेरा सारा काम हो जाता है, बट अभी ये बात सोचकर डर लगता है। आप आओ मैम, ये सही है बताओ होगा। देखो, नॉर्मल होता है, लेकिन 3 महीने तक अब जो है बच्चे काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आपके मन में संशय है, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इशू इसमें है ना। लेकिन ये इतना घंटे सोना वैसे स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीने तक रहता है, फिर तो बच्चे धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। और अब के बच्चे तो बहुत जल्दी दिखती है उनमें वृद्धि के लक्षण पहले के बनिस्पत। तो एक बार आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछ लो, उनकी राय मुझे लगता है मेरे से ज्यादा इस बात पे मायने रखती है कि वो क्या कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरे बेटे की 10th में 90% थी, 11 में साइंस थी, उसके पास 2 दिन पहले रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। वो अपने पापा के साथ बाहर रहता है, वो अपनी लापरवाही के कारण फेल हो गया है, वह अपनी गलती मानते हुए अब दोबारा 11th करना चाहता है साइंस से। दीदी, उसके अभी बचपना बहुत है, मेरे पति एयरफोर्स में है और मैं टीचर हूँ, क्या हमें उसे दोबारा चांस देना चाहिए साइंस के साथ। वह हर बात पर लापरवाही करता है, प्लीज मैम सोल्यूशन देना। आपके पास और कोई ऑप्शन है? हमारा बच्चा अगर लापरवाही भी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, बीइंग अ पेरेंट हमें उसे चांस देना ही होगा। क्योंकि ऐसा है, देखो, अगर बात लापरवाही की है तो वो साइंस के अलावा दूसरा सब्जेक्ट लेगा, उसमें भी यही हाल होगा। मेहनत और ध्यान तो भाई हर विषय में पास होने के लिए चाहिए। तो अगर उसका ये है कि आपको था कि साइंस में है उसका इंटरेस्ट, लेकिन केवल एक लापरवाही का मुद्दा है, तो जिस स्ट्रीम में वो पढ़ रहा था उसी में ही करवा लो। अगर हाँ वो कहता है कि मेरी स्ट्रीम बदलवा दो, तो आपको सोचना चाहिए। अदरवाइज जिसमें कर रहा था उसी में करने दो। टोक ही सकते हो और क्या करोगे। बाकी उस पर भरोसा जताओ कि बेटा हाँ, जो ये आप यहाँ दिख रहे हो कि तू कर सकता है, देख। उसे बार बार ही कहते रहो। तो मुझे लगता है जब ईश्वर की कृपा होती है ना, जब बच्चे सही राह पे आते हैं, माँ बाप तो सब कोशिश करते ही हैं, तो उसे बोलते रहो। लेकिन उसकी स्ट्रीम उसकी मर्जी से चेंज करवाना, अपनी मर्जी से नहीं, मेरे हिसाब से। मैम, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मुझे भी आपकी तरह न्यू ड्रेस पहनना, फोटो लेना, स्टेटस लगाना अच्छा लगता है। लेकिन मेरी जेठानी देवरानी मुझे देखकर बातें करती हैं, सज धज के रहती है, हर बार न्यू कपड़े लेती रहती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मजा आता है उनको जलाने में। लेकिन हस्बैंड बोलते हैं ज्यादा फोटोज मत लगाया करो, वैसे ही वो जलती हैं, नजर लग जाती है। तो क्या मैम ऐसा होता है? कभी कभी डर लगता है। इस पे पिछली बार भी बात हुई थी। अगर ऐसे किसी के नजर लगने से किसी का कुछ बुरा होता तो भैया हम तो जरा सी फोटो ही लगा रहे हैं, पता नहीं लोगों ने कितना कुछ ना अच्छा किया हुआ अपनी लाइफ में, उनको नहीं नजर लगती। लेकिन हाँ, एक नेगेटिव एनर्जी है।
अगर आप बिलीव करोगे तो वो और स्ट्रांग हो जाती है। सिंपल सी बात ये है जो मुझे समझ में आया। जब हम बिलीव करते हैं ना कि नजर होती है, तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं उस चीज को सपोर्ट कर रही है, तो शायद हम पे वो चीज असर करने लगती है। तो उस चीज को अगर आप बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, घटाओगे घट जाएगी। लेकिन अगर लग रहा है कि किसी एक फोटो लगाने भर से ही मेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मत लगाओ वहां पर। हजारों रास्ते हैं अपनी उन्नति दिखाने के या खुश होने के, है ना। सेल्फ अप्रूवल के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर जैसे अपनी मैं बताऊं, सारी दुनिया में कंटेंट जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे फोटो लगा लूं, हो जाती है तबीयत खराब। तो मेरे को लगा कि ठीक है, जो भी है पैटर्न है, कुछ भी है, नजर है, निगेटिव एनर्जी है, जो कुछ भी है, अगर सिंपल इसी प्लेटफॉर्म पे दिक्कत है तो मैंने लगानी बंद कर देती हूँ। कई कई महीने नहीं लगती, फिर कभी कोई कुछ हुआ है ऐसा कुछ कि चलो लगा दिया, नहीं तो फिर कई कई महीने नहीं लगती, सही चलता रहता सब कुछ। तो बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, तो मुझे एक पैटर्न से समझ में आ गया। अब जो भी है, तो हमने अपने हिसाब से उसका इलाज बना दिया। तो इन चीजों में मत पड़ो कि ये चीज होती है या नहीं होती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है। होता भी है सब कुछ, लेकिन किस पे कितना असर करता है, वेरी टू वेरी होता है ना। और आप इसके पीछे अपना जीना नहीं छोड़ सकते, ये वाली चीज है। तो जब लगे बढ़ रहा है, चलो भाई कर लेते हैं इसका कुछ इलाज, नहीं है मस्ती में जियो अपनी। तो वो भी सही कह रहे हैं हस्बैंड कि इतनी मत लगाया कर फोटो, बीच बीच में लगा लो, वो भी लगे छोड़ दो, और जगह शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, जहां आपको लगे कि सही लग रहा है लगाना। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी माँ और मेरे बहन, 3 बहनें मुझे बहुत जेलस करते हैं। मैं जॉब करती हूँ, वो लोग भी करते हैं, लेकिन मुझे ही जलन क्यों? माँ हमेशा फोन पे खुद ही बोलती है, लेकिन मैं कुछ कहो तो वो बुरा मानती हैं। बोलती हैं मैं बोलूंगी तुम सुनना, मैं चुप हो जाती हूँ। जब मुझे जॉब मिली थी तब भी वो खुश नहीं हुई। जॉब मिलने की खबर फोन पर की तो वो 2 मिनट तक साइलेंस हो गए। हमेशा मेरी बात को निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वही बातें कोई दूसरा करे तो मान जाती हैं। अग्री करती हैं एक दिन डेथ हो जाएगी, इसलिए मैं बर्दाश्त करती हूँ। माँ दोबारा नहीं मिलती, ये सोचकर संभालती हूँ खुद को, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसको अच्छा लगेगा ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसा दोगलापन अगर बच्चों के बीच में करा जाए। लेकिन बात ये होती है ना कि माँ दोबारा नहीं मिलती एंड ऑल दैट। माँ, केवल हम उस इंसान को नहीं रो रहे, वो जो हमें निस्वार्थ प्यार करती हैं, वो जिस तरीके से हमें कंफर्ट देती हैं, वो जिस तरीके से हमें प्यार करती हैं ना, वो तरीका नहीं मिलता किसी और के प्यार में। लेकिन आपको तो ऑलरेडी माँ में ही वो चीज नहीं मिल रही, तो फिर क्या वो। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी इस चीज पे कि जब कोई मर जाता है ना, तो लोग ना आदमी को नहीं रोते, अपने सुख को रोते हैं जो वो आदमी उनको दे रहा था। आदमी मतलब इंसान, औरत या आदमी सब। कहती हैं लोग आदमी को नहीं रोते, आदमी के जो सुख मिल रहा था उसको रोते हैं। तो बात यह है, हम माँ के लिए क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हमारी माँ जो हमारे लिए फीलिंग क्रिएट करती थी, जो वो एक कंफर्ट जोन हमारा बनता था उनके साथ, या जैसे हम उनके साथ बातें शेयर करते थे, जिस वार्मथ के साथ वो सुनती थी, जज्ब करती थी, वो नहीं कर पा रहा कोई। इसीलिए तो हम कहते हैं माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती। आपकी माँ वो सब कुछ कर ही नहीं रही, तो ऑलरेडी आपके पास वैसी माँ है ही नहीं, तो फिर क्या, बात खत्म हो गई। अगर अब वो एक टॉक्सिक बंदी है, भले उसने आपको जन्म दिया है, लेकिन जब वो बचपन से लेके अब तक आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर कर रही है, दुबात कर रही है, आपको कभी लगा ही नहीं कि वो माँ वाली फीलिंग आ रही है, तो सिर्फ आपको उसने जन्म दिया है, इसलिए आपको उसकी मतलब बेहूदगियां बर्दाश्त करने की कोई वो नहीं है कि माँ नहीं मिलती। मिलता तो कोई भी नहीं है, भाई भी नहीं मिलता, जो भी मर जाता मिलता तो कोई भी नहीं, मिलता कोई भी नहीं दोबारा, एक बार जो गया। लेकिन माँ का वो फीलिंग ही तो होती है, अब वो है नहीं तो ठीक है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि उनसे जो एक्स्ट्रा मोह है, या जो उनकी गलत सलत बातें भी आप झेल जा रही हो, ऐसी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर हमारी खुशी देख के कोई खुश नहीं है, तो हम ना तो उससे खुशी शेयर करेंगे, और ना फिर आगे से उम्मीद रखेंगे कि वो हमसे खुश होगा। हम कहीं और अपना बनाएंगे जहां पर हम अच्छे से बात शेयर करें और कोई खुशी से सुन सके। कोई नहीं है, हम अपने आप में खुश रहेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम ना हर्ट नहीं होते। होता क्या है, हम अपनी खुशी की बात किसी को बताने के लिए गए, सामने वाला जल कुकड़ा बैठा हुआ है, उसने कुछ इस तरीके का रिएक्शन दिया कि हमारी खुशी भी आधी हो गई। इससे बढ़िया उसे बताओ ना, अपने अंदर अंदर खुश होते रहो। मेरे को तो ये लगता है पर्सनली। ठीक है, नेक्स्ट,
मैम मैं भी एक टीचर हूँ, सुबह एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता, दिन में 2 खाना खाने के बाद 4 चाय पीती हूँ, 4 बजे की मतलब बजे बता रही हैं। क्या चाय पीने के आधे घंटे बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, कभी कभी चाय के साथ हल्का फुल्का स्नैक्स भी ले लेती हूँ। भाई ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है, क्योंकि हर 2 घंटे बाद मुझे इतनी तेज भूख लग जाती है कि मैं कुछ खा लेती हूँ। तो उस चक्कर में मेरी एक्सरसाइज कितनी बार, वो योगा एवरीडे वाली तो स्किप ही हो जाती है, जबकि उसका मेंबरशिप प्लान ले रखा है। सुबह सुबह की हो जाती है, बस उसी के जरिए मैं चल रही हूँ। तो इसमें खाली चाय तक तो देखो, आधी कप चाय तक तो चलता है मुझे लगता है। पेट की एक्सरसाइज भी है, आपको ऊपर नीचे भी करना है, सांस भी रोकनी है। अब आपका स्नैक पड़ा हुआ है पेट में, तो मुझे नहीं लगता वो चीज काम करेगी सही। ठीक है, तो स्नैक्स मत लो, चाय जरा सी ले ली, उसके बाद आधे घंटे बाद अपना कर लो, अगर रुक सकते हो उतनी देर। नेक्स्ट मैम, मेरी बुआ सास की दोनों बहू जॉब करती हैं, मैं नहीं करती हूँ, वो लोग मुझे टॉन्ट मारती रहती हैं। मैंने शादी से पहले की है, बेबी के बाद भी की है, बट मुझसे नहीं हुआ हैंडल जॉब एंड घर। पहले रेंट पर रहते थे, अब अपना घर बन गया है। इन लोग गाँव में रहते हैं, सबसे बड़ी बात कि मुझे जॉब करनी ही नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं उनको क्या और कैसे बोलूं, परेशान कर देते हैं। जो आप यहाँ पे बता रही हो एग्जैक्टली वही आपको उनके सामने बोलना है कि मुझे नहीं करनी जॉब। और होम मेकर के इम्पोर्टेंस वाले कोर्स ना आप ढूंढोगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे ढेरों मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे। उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा अपने पक्ष को रखने का। ये हमारी चॉइस है, हमें नहीं करना, हम होम मेकर बन रहे हैं। ठीक है, हम एक मकान को घर बना रहे हैं, हम एक पीढ़ी को पाल रहे हैं, ज्यादा ध्यान दे के अपने बच्चे पाल रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो अपने पक्ष में, है ना। तो अपना, जब आपने खुद डिसीजन लिया है, अगर अपने पूरे मन से लिया है, तो उसको प्रूव करने के लिए पॉइंट आपके दिमाग में खुद आ जाते हैं। अगर आप ही आधे मन से अपने डिसीजन पे हो तो नहीं समझ में आता कि अब क्या जवाब दें, क्योंकि हम खुद आधे तो उन्हीं की साइड की तरफ से सोच रहे हैं, क्या तो सही रही है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आपने होम मेकिंग का बिल्कुल करके देख लिया, जॉब वॉब भी सही है, लेकिन आपने अब अपनी मर्जी से चुना है कि मुझे होम मेकर बनना है, तो फिर उसके पक्ष में 2-4 तर्क भी आपके दिमाग में होने चाहिए, उनमें से ही कुछ आपको बोल देना है। एग्जैक्टली यही कि मुझे नहीं करनी थी जॉब। अब आपको कोई पलट के ये तो कह नहीं सकता कि मिलेगी तभी तो करेगी। कई लोगों को मैं खुद ही ये कह देती हूँ, अगर कोई मुझे, अभी तो नहीं है खैर ऐसे लोग मेरी लाइफ में, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैं जाती थी, कर रही हूँ शादी से पहले, धक्के खा रही हूँ लिटरली, और मैं भी इंजॉय नहीं कर रही अपनी जॉब, मुझे और पढ़ना था। तो कई लोग थे ऐसी लाइफ में मेरे, जो अरे कौन करे जॉब, ये वो इतनी मेहनत, वहां जाओ, ये वो, हम तो अपने पति के पैसों पे ऐश करेंगे मजे से, कहते थे, मेरे मुंह पे कहते थे। और मजे की बात देखो कि मैं सरकारी नौकरी लिए बैठी हूँ और मैं ही हीन फील कर रही हूँ, इतना लो कॉन्फिडेंस कि यार ये क्या है तो सही रही है, ये तो घर में रह के मजे लेगी, मैं जा रही हूँ वहां धक्के खाने, बताओ। मतलब मैं ही इंफीरियरिटी में जा रही हूँ, सामने वाला ऐसी बातें कर रहा है। अब मुझे लगता है कि काश मेरी लाइफ में भी कोई सुनीता दीदी होती मुझे बताने वाली, तो मैं उनकी उसी टाइम बैंड बजाती, है ना। तो अब हंसी आती है जब मैंने अपने हस्बैंड को आके, ऐसा हम बातें करते रहते हैं अपने बचपन की, बहुत सारी बातें हम शेयर करते रहते हैं एक दूसरे से कि क्या क्या होता था। तो जब मैंने उनको बताया ना कि ऐसे ऐसे, वो तो ऐसे कहती थी मुझे, या वो तो ऐसे कह रही थी, मेरे हस्बैंड का इंस्टेंट जवाब था, मतलब विदाउट अ थॉट, सेकंड भी नहीं लिया उन्होंने बोलने में, कहते मिलनी तो चाहिए करने के लिए, तभी तो कोई करेगा। घर बैठे कोई भी किसी को जुबान हिला दे कि हमें तो करनी नहीं। आपके साथ वो केस नहीं है, आप जॉब कर चुकी हो पहले, तो कोई आपको ये भी नहीं कह सकता कि पहले मिलनी तो चाहिए तभी तो करेगी। तो आप तो करके छोड़ के आई हो, तो बहुत आसान है अपने आप को डिफेंड करना। सिंपली बोलो कि भाई करके देख लिया मैंने, मुझे नहीं आया मजा, मेरे को तो अब तसल्ली से घर संभालना, बस बात खत्म। मैम मैंने 17 साल तरह लोगों की जॉइंट फैमिली में रही, जिसमें 13 लोग होंगे, जिसमें किचन में 3 टाइम का खाना, नाश्ता, मेरे बच्चे, इसमें ही पूरा दिन निकल जाता था। एक जेठानी सारे सास ससुर के कपड़े धोती थी, त्योहार पर भी मेरी किचन में हेल्प नहीं करती थी। अब कुछ महीने पहले अलग किचन हुआ, कुछ फ्री टाइम में नई डिश ट्राई करती हूँ तो सब तारीफ करते हैं, पर सास और जेठानी मुंह बनाती हैं। होली पर ढोकला और कांजी बड़ा बनाया, सबने तारीफ की, वो दोनों मुंह सुजाकर बैठी हैं, क्या करूं प्लीज बताइए। आपको कुछ करने की जरूरत क्या है, किसी का मुंह बना हुआ है, बिगाड़ो मत, मैं हमेशा यही कहती हूँ। अब तक तो याद हो जाना चाहिए मेरा ये डायलॉग, कि अगर किसी ने मुंह बनाया है तो बनी हुई चीज को बिगाड़ो नहीं, बने रहने दो, बिल्कुल मत छेड़ो। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरा बेटा 13 साल का है। एक दिन मैं बाहर गई थी, अचानक से आई तो देखा बेटा गंदी फिल्म देख रहा था।
मैं उसे समझाई, क्या करूं समझ नहीं आता, मैं भूल नहीं पाती वो सीन। क्या होगा बेटे का, एक ही बच्चा है। मेरे पति दारू पीते हैं बट कोई कमी नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, पहले लड़ाई करते थे अब नहीं। प्लीज बताएं हॉस्टल में डालना सही होगा? मैं पता है कि थी पैसे बहुत लगता है, मैं काम करना चाहती हूँ एक कंपनी में। पति कहते हैं कोई जरूरत नहीं बट मुझे करना है। देखो बेटे की तो ऐसी है, आप इन चीजों से बच्चे को बचा तो सकते नहीं। अभी रिसेंटली मैंने ओ माई गॉड 2 देखी थी, तो सेक्स एजुकेशन बच्चों के लिए जरूरी है इस बात पर उसमें चर्चा हो रही थी। अब वो तो यहाँ हो नहीं पा रही, ठीक है, इंडिया में अभी। लेकिन इंटरनेट इतना ज्यादा इजी है हाथ में आना, एक क्लिक में बच्चे ने पर्पजली किया या जो भी है वो गंद खुल के तैयार हो जाएगा। आपको बहुत कोशिश कर लोगे बचाने की, लेकिन आप नहीं बचा पाओगे। अब वो किस एज में बच्चे के सामने चीजें आ गई हैं, वो उसकी अपनी किस्मत है, इसमें आपकी फॉल्ट नहीं है ना। थोड़ा सा हम जितना हो सके ध्यान ही तो रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाएगा किसी ना किसी दिन। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसने ऐसा कुछ देख लिया तो कुछ गलती हो जाएगा। आपको जरूरत है कि अब आपको पता है कि उसने ऐसा कुछ देख लिया, अब आप उससे बैठ के, जितना भी वो बड़ा है, अगर आप इनकम्फर्टेबल हो भाई, अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है तो उनसे करो, नहीं तो आप ही उससे नॉर्मली अब उस चीज के ऊपर बात कर लो कि भाई मेल फीमेल के ये रिलेशनशिप होते हैं, ऐसे होता है, इस तरीके से रिलेशन होते हैं। और मतलब जितना उसके लेवल के अनुसार भाषा पे आप बता सको। और इसके बाद बेटा अब तुमने देख ली, लेकिन ये चीजें एक एज के बाद ही सूटेबल हैं, नहीं तो आप बेकार हो जाएगा मामला, है ना। उसको समझा दो। अब वो ये है कि जो उसके एक बार भर गया दिमाग में ना, जो देख लिया, आप उसको इरेज नहीं कर सकते। जब आपके दिमाग से वो मेमोरी नहीं जाएगी तो उसके दिमाग से भी नहीं जाएगी। अब उसको वो पता तो हो गई चीज है कि हाँ भाई क्या कैसे होता है। आपको सिर्फ उसको एक अथॉरिटी देने की जरूरत है कि हाँ ये नॉर्मल है ना, कोई बात नहीं, तुमने देख लिया, लेकिन इसको एक आदत मत बनाना, अब आगे मत देखना, ठीक है। और ये चीजें हैं ऐसे ऐसे, थोड़ा सा उस पर बात कर लो तो बच्चा भी नॉर्मल हो जाएगा। और आगे भी उसको कुछ जानना होगा तो बजाय फोन में सर्च करने के शायद वो आपसे बात कर ले थोड़ा बहुत। तो ये स्थिति है तो थोड़ी विकट सी, लेकिन इसको जो मुझे लगता है वो बात करके ही सुलझाया जा सकता है कि आप उसको नॉर्मलाइज कर दें चीज को। और ये या कोई सिन हो गया, क्या पाप हो गया, या कैसा लड़का है तूने ये कर, भैया जो उसने करा चाहे वो जान के करा या नहीं जान के करा, लेकिन उसको अगर आप नॉर्मलाइज कर दो तो शायद वो बच्चा उसमें इतना अटका ना रहे, उस एक्सपीरियंस में वो आगे निकल जाएगा। भाई ये चीज बच्चों को बड़े होके पता चलनी है, अगर 2-4 साल पहले पता चल गई, अब चल गई क्या करोगे, उसे रिवर्स तो कर नहीं सकते। तो उसे नॉर्मलाइज कर दो कि ठीक है जैसे भी हो, ताकि वो उस चीज को एक नॉर्मल चीज समझ के आगे बढ़े चीजों को, कि ठीक है होता है ये सब कुछ, बस चेंज तो उसका दिमाग जब देख लिया तो हो ही गया, उसको आप बदल नहीं सकते। नेक्स्ट, हेलो दी, जब सुबह उठती हूँ तो मेरी एनर्जी अच्छी रहती है, उसके बाद 10 और 11 के बाद मेरी एनर्जी लो होने लगती है, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, शरीर भी ऐसा लगता है कि दर्द कर रहा है और लो फील होता है। इसके लिए क्या करें जिससे सारा दिन एनर्जेटिक रहे, सारा काम सही से हो। मुझे एसिडिटी भी बहुत होती है, दवा अल्ट्रासाउंड सब कुछ करा लिया फिर भी आराम नहीं मिलता। देखो अगर आप 10 और 11 के बाद आपको एक वो है कि एनर्जी डाउन होती है, अपना काम उसी के पहले निपटा लो, उस टाइम पे आप प्रॉपर रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद के जितने भी काम आपके बचते हैं वो ऐसे ही रखो, जो आप लो एनर्जी में भी धीरे धीरे अपना कर सको। जो मेन एनर्जी वाले टास्क है वो उससे पहले ही कर लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडी का वास्तव में एक जोन होता है। कुछ लोग रात को ज्यादा एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग सुबह, कुछ लोग दोपहर में। तो आपका वो पैटर्न है, इट्स ओके, ठीक है ना। और बाकी ये जो दवाई चल रही है, खाओ तरीके से, परहेज करो, स्ट्रेस मत लो। हर चीज के जड़ में तो स्ट्रेस ही निकल रहा है, हर बीमारी की, चाहे वो बीपी की हो या दिमाग की हो या कुछ भी उल्टे सीधे हार्मोन इधर उधर है, स्ट्रेस सबके पीछे है। फालतू स्ट्रेस लो मत, स्पीड अपनी धीमी रखो, ये चीज भी एक काम कर सकती हो सकता है आप 10-11 बजे तक काम करती हो, इतनी तेजी से करती होंगी कि तब थक जाती हो। मेरे लिए ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, एग्जीक्यूट मत करो अपनी स्पीड को, आराम से काम करो। तो आराम से काम करने में क्या होता है, हम 3 घंटे की बजाय सीधे 8-9 घंटे काम कर पाते हैं। तो अगर हम स्पीड से कर रहे हैं, हमारा बच रहा है मैक्सिमम, मैंने करके देखा, स्पीड से भी कर रहे हो ना, मैक्सिमम बचेगा आधा घंटा। लेकिन उस 3 घंटे के बाद आप आगे के 9 घंटों का यूज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने बहुत तेजी से करने की कोशिश करी, आप थक गए। उसी काम को आप नॉर्मल स्पीड से करो,
जितना बिल्कुल बिना जोर लिए कर सकते हो, आराम आराम से करो। वो 3 घंटे का काम बजाय 3.5 घंटे में निपटेगा, हो सकता है 4 घंटे में निपटे। लेकिन आप बिल्कुल नहीं थकोगे, और उसके बाद के भी जितने घंटे हैं दिन के आपके पास, वो सब आप काम करते हुए बिताओगे। आपका मन नहीं करेगा कि अरे मैं थक गई, अब मैं लेटूंगी। तो आप लंबे चलते हो। वही मैराथन वाला है ना, कि जल्दी जल्दी भागोगे, थोड़ी सी रेस खत्म हो गई। लेकिन मैराथन अगर जीतनी है तो फिर वो धीरे धीरे चला जाता है, रिदम बनाया जाता है। तो वो करके देखो आप। नेक्स्ट, थैंक यू दी, आपकी वजह से लाइफ बहुत इजी हो गई है, वरना पहले तो लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी, बट अब सब अच्छा है। बस यही सुनना है मुझे, यही अच्छा लगता है। नेक्स्ट, मेरी सास ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मुझे हमेशा पागल समझा, कमियां निकाली, बातों से हमेशा उलझा के रखा, मैं बहुत डिप्रेशन से सहा है, और कभी भी मेरी ही निकालते हैं। घर वाले भी सपोर्टिव नहीं है, मेरी माँ भी मुझे ही बोलती है कि मैं सीधी हूँ और सीधे को जमाना नहीं है। कोई भी वैल्यू नहीं देता। अपनी परेशानी कहूँ तो सब मेरी गलती निकालते हैं, कोई सुनता नहीं है। सब हेडिंग उतारती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, सुबह ही उठती हूँ वाला होगा ये, ऑटो करेक्ट कर देता है कुछ का कुछ। सोचती रहती हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे पति अकेले हैं, उनका कोई भाई या बहन नहीं, मैं शायद उनके उनके बेटे के लायक नहीं लगती थी, इन चीजों में मैं उलझ रही हूँ, प्लीज हेल्प मी। मत उलझो। और बेटे के लायक लगती थी या नहीं लगती थी? अगर नहीं लगती थी तो लाई क्यों? वो गलती उनकी है, आपकी नहीं है। अब हम आ गए हैं, तो अब ये ससुराल हमारा, ये पति हमारा, तो हम तो मजे से रहेंगे, हमारा पूरा हक है, पहली चीज। दूसरी, अब आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, ठीक है, नहीं कर रहा। अब आप किसी को गन पॉइंट पे अपनी कदर करवा भी नहीं सकते। अब आपका जब कोई ध्यान नहीं रखता, तो बनता है फिर कि आप अपना ध्यान खुद रखो। ठीक है, आपको कोई पागल समझ रहा है, समझने दो। आप अपनी हरकतों को खुद देख लो कि मैं कोई पागलों वाली हरकत कर तो नहीं रही। जितना हो सके अपने काम बढ़िया से करो, समझदारी से करो, जितने हो सके उतने करो, फालतू नहीं करो। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत पीसो, क्योंकि वहां से तारीफ क्या, एक अप्रूवल भी नहीं मिल रहा कि हाँ तूने करा। तो ऐसी स्थिति में हमें काम तो करना है, हम दूसरे को सबक सिखाने के लिए अपने आप को घुन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम उतना करेंगे जितना हमारा मन है। हम ये दिमाग से प्रेशर हटा देंगे कि यार मैं अच्छे से अच्छा करूं, फिर मेरी सास तारीफ करेंगी। हम मान के चल रहे हैं सास तो तारीफ कभी करेगी नहीं। ठीक है, मेरे को काम करना है क्योंकि मुझे करना है खुद, इसलिए बस ये सोचोगे तो आधी हेडेक तुम्हारी कम, धीरे धीरे काम अच्छे होने लगेंगे। कोई उसे दे ले इम्पोर्टेंस तो ठीक। मैंने वुमेन्स डे पे यही तो भेजा था कि सूरज की तरह चमको। कोई तुम्हें अहमियत दे तो ठीक, और पड़ा चद्दर तान के सोता रहे तो ठीक। सूरज निकलेगा, चमकेगा, जो उसे करना है वो करेगा। तो वो बनना है तुम्हें, दूसरे से अप्रूवल नहीं लो, तो बहुत फ्री हो जाओगे दिमाग से। नेक्स्ट, दी मेरे स्कूल का टाइम समर में चेंज हो रहा है, इट्स 6:50 AM एंड टू अर्ली। मेरे हस्बैंड मेड भी नहीं लगाने देते एंड कोई हेल्प नहीं करते। मेरा एक 3.5 साल का बेटा है जो स्कूल गोइंग है। मैं पहले जब टाइम 7:30 था, 4 बजे उठती थी, सारा काम करती थी, क्योंकि स्कूल से आकर मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती। रोज रात को 12 बजे सोती हूँ। मेरी सास हर 2 महीने में बालाजी मेहंदीपुर जाती है, ये कह के कि मेरे ऊपरी चक्कर है। और बच्चों को उन दिनों मेरी मम्मी रखती है। मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बेटे को सुबह पहले मम्मी के घर छोड़ती हूँ जो 15 मिनट दूर है। प्लीज हेल्प। मेरी हेल्प से ज्यादा आप ऑलरेडी, क्योंकि बहुत कुछ कर रही हो, मैं आपको हेल्प सिर्फ उसमें कर सकती थी कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या मोटिवेट कर दूं आपको करने के लिए। आप ऑलरेडी सब कुछ कर रही हो। आपको आपकी हेल्प चाहिए इस टाइम आपके पति से, कि या तो खुद कराओ या फिर मुझे मेड रखने दो। ये दोनों चीजें एक साथ पूरी नहीं होंगी। बस उनके सामने अपना डिसीजन रखो, ऐसे नहीं होने का, पॉसिबल नहीं है, सीधे बोल दो उनको। तो उनकी हेल्प से ये बात खत्म होएगी। बाकी आपका ये है, अगर वो दोनों नहीं मानते, एक भी बात अभी भी अड़े पड़े हैं, उनके अपने लॉजिक्स हैं, तब आपको ये करना है कि भैया जो भी काम आप कर रही हो, ठीक है, धीरे धीरे सारे कामों में कटौती करना शुरू करो। जो बिल्कुल बेसिक काम है बस फिर वही हो पाएंगे, घर साफ हो ना हो, तरीके से खाना बने ना बने, सर्वाइवल कुकिंग आ जाएगी। फिर एक टाइम बनाओ, 2 टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ। एक सब्जी बनाओ, अगर 2 बनाते थे फिर वो हो जाएगा कि भैया कहीं ना कहीं काम घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब काम बढ़ता है ना और टाइम घटता चला जाता है, या टाइम फिक्स है काम बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाता। कोई फैंटेसी थोड़ी चल रही है कि हम सोचें और हो जाए।
नेक्स्ट, मैम थैंक यू फॉर ये सजेशन कि मैं योगा में जाऊं, बट मेरी मम्मी बोल रही है 2 साल में शादी कर दूंगी। वो चाहती हैं कि शादी से पहले मैं जॉब करूं ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अब इसको ईश्वर की मर्जी समझूं या जिद करूं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है मेरे नाम पर, मेरे पापा ने 5 लाख की एफडी करवा रखी है और सिटी में घर भी है मेरे नाम पर। कभी मुश्किल आई तो काम आएगी, मैं उसको यूज कर सकती हूँ फीस पे करने के लिए। पापा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मम्मी मेरे लिए परेशान रहती हैं। बट मैं पूरी तरह संन्यास ना लेके घर में ही साधना करती हूँ सेफ्टी के कारण। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं? मम्मी भी सही है अपनी जगह, बट मेरी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं आता। शादी कार्मिक बंधन होती है, बाकी कुछ नहीं। भैया आपको जो लग रहा है ना, बीइंग अ मॉम वो नहीं मानेंगी, लेकिन आपको जब इतना स्ट्रोंग है कि मुझे यही करना है और शादी में मुझे नहीं जाना, तो मेरा सजेशन अब भी यही रहेगा कि फिर अपने मन की सुनो। किसी के प्रेशर में आके आप कर लोगी, दूसरे आदमी की भी जिंदगी बर्बाद करोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, दीदी मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरे पति ऑफिस से रोज लेट आते हैं, वो इतना थक जाते हैं कि बात भी नहीं करते और फोन देखकर सो जाते हैं। मैं अपना क्वालिटी टाइम मिस करती हूँ। मेरा बेटा 4 साल का है, वो भी पापा का वेट करता है, पर उनके पास हमारे लिए टाइम नहीं है। वर्किंग हूँ, मुझे भी घर के काम करने होते हैं, जॉब से आकर थक जाती हूँ, बेटे को सिर्फ पढ़ाने का ही समय दे पाती हूँ। मैं क्या करूँ ऐसा जो हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ? ऐसा लगता है बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही पूरी हो रही है हमारे बीच में, अब प्यार नहीं है। एग्जैक्टली यही बातें आपको अपने हस्बैंड से क्लियरली कहने की जरूरत है, जो जो यहाँ लिखा है सब कुछ, कि बेटा भी वेट करता है, मैं भी थक जाती हूँ, हमारे बीच में टर्म्स नहीं बचे, प्यार नहीं बचा, हमारे लिए टाइम नहीं है, फैमिली आपकी कहीं ना कहीं सफर कर रही है। तो थोड़ा एग्जैक्टली आपको उनसे यही बोलना, साफ और स्पष्ट शब्दों में, बिना चिल्लाए, बिना गुस्से के, कि आपको ऐसा फील हो रहा है, और ये सब बताओ फिर उन्हें, है ना। तो नॉर्मली बात करोगे, यार ऐसा लग रहा है मेरे को, तो एकदम नहीं सुनेंगे लेकिन आएगा। नेक्स्ट, मैम नमस्ते, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बॉय 3 गर्ल, पर मेरी सासू माँ चाहती है कि मैं एक और बच्चा करूं। मुझ में हिम्मत नहीं है बच्चा करने की, तो मैंने मना कर दिया, फिर भी नहीं मान रही है। फिर भी थोड़े टाइम बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, तो मैंने चुपचाप दवाई खा ली। क्या मैंने सही किया? प्लीज मैम बताना। कमेंट बड़ा हो गया, कमेंट कुछ भी बड़ा नहीं है तुम्हारा तो। लेकिन जब आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपने, ठीक है, नहीं चाहिए वाले के लिए दवाई खा ली, वो सही है, लेकिन प्रेग्नेंट जो हो गई हो, इसका भी कुछ इलाज बनाओ, है ना। अगर हस्बैंड प्रिकॉशन नहीं ले रहे तो खुद अपना या तो सर्जरी करा लो या फिर खुद दवाई रखो अपने पास। लेकिन इसका भी होना चाहिए कि अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हम प्रेग्नेंट भी ना हो, उससे भी तो शरीर ही खराब हो रहा है आपका। नेक्स्ट, मैम मैं 25 की हूँ, अब मुझे अकल आ रही है। मैंने देखा 20-22 साल के बच्चे भी बहुत चंट चालाक होते हैं, और मैं बहुत धक्के खाने के बाद ये सब सीखी हूँ। बट सहा ऐसा क्यों, बहुत सहा ऐसा क्यों? सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है। और सबसे बड़ी बात, जो अकल आती है, जो आप कह रही हो अकल आ रही है, वो ना एज से नहीं आती, वो आती है एक्सपीरियंस से। अब जिसकी लाइफ में एक्सपीरियंस जल्दी हो जाते हैं वो ज्यादा सीख जाता है। अब किसी ने 20 साल तक, 25 साल तक मान लो गरीबी देखी ही नहीं, या शक्ल का इतना अच्छा है कि उसने कभी नेग्लेक्टेंस झेला ही नहीं, कभी बॉडी शेमिंग झेली ही नहीं, उसको क्या पता? हो सकता है वो औरों की बॉडी शेमिंग करता हो, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या दर्द होता है। तो जो समझदारी आती है वो अनुभवों से आती है। अब जो आपको लग रहा है कि 20-22 के बच्चे चंट चालाक होते हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में वो चीजें आपसे पहले देख ली, फील कर ली, इसलिए उनको पता है सब कुछ, आपको नहीं पता। Next, I wanted to ask you, as I am a working woman with no maid because of OCD, that is not my problem, I can manage. But my in-laws does not understand that I am working and they plan their visit in between weekdays and I have to leave for my school very early. I don't understand this thing and plan on Wednesday, Tuesday so that stay at my home. After my leaving, they can stay at my place in my absence. Is there any solution to it? I hate it as after their visit they show off that only MIL can manage effectively, but reality is just opposite. I have already explained and asked them to visit on Saturday and Sunday only. जब वो आती हैं और आने के बाद फिर वो शो ऑफ करते हैं कि वो ही मैनेज कर सकते हैं इफेक्टिवली,
आप जो कर सकते थे उन्हें रोकने के लिए, उन्होंने सब कर लिया। अब आप जो अपने मानसिक शांति के लिए कर सकती हो वो ये करो, जब वो आते भी हैं तो स्कूल अपने टाइम पे ही छोड़ो, जैसे रेगुलर आती हो। वो आए, काम करें, शो ऑफ करें, ट्रॉफी लें और जाएं। आप खुद उन्हें उठा के वो ट्रॉफी दो कि मम्मी वाह आप कितना बढ़िया संभालते, बात खत्म। वो ही चाहिए उन्हें, क्यों स्ट्रेस लेना। फिर वो बीच में आए, वीकडेज पे आए, वीकेंड पे आए, की फर्क पड़ता है, वो वाली बात हो जाएगी। आप अपना नॉर्मल जा रहे हो, नॉर्मल आ रहे हो, बात खत्म। नेक्स्ट, दीदी मन बहुत दुखता है जब मैं अपनी मर्जी से पति के एब्सेंट में भी और छोटा बच्चा लेकर दामादी खाना खिए ससुर जी को, दामादी खाना खिए ससुर जी को। बट दीदी मुझे आज पता चला कि ससुर मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक किए हुए हैं। जब हस्बैंड अपने फोन में स्टेटस देख रहे थे तब बैठे देख लिया, बट पति छुपा रहे थे कि पापा स्टेटस नहीं लगाए हैं। तब मैंने बोला कि प्लीज दिखाएं, तब दिखाए तो स्टेटस लगा था। बट दीदी हस्बैंड को मैं बोली कि मैं इतना करती हूँ फिर भी पापा मुझे ब्लॉक किए हुए हैं। तब हस्बैंड बोले मुझे कुछ नहीं आता व्हाट्सएप में मामले में, तुम मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हो। दी ससुराल वाले सारे लोग मुझे ब्लॉक कर दिए, बट मेरे हस्बैंड को बुरा नहीं लगता मेरे लिए। बट दीदी ये सिचुएशन किसी और की होती है तो सुनने में आता है जो मेरी वाइफ को ब्लॉक किया मीन्स मुझे ब्लॉक किया, ये बात होती है बाकी हस्बैंड वाइफ में। बट दी मेरी किस्मत कितनी खराब है, ना कि सब कुछ करने के बाद भी पति अपना नहीं है, मैं क्या करूं। मेरे साथ सब धोखा देते हैं। मेरे हस्बैंड आईटी सेक्शन में जॉब करते हैं और बीटेक और एमबीए किए हुए हैं। मेरे में कोई प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड भी ठीक करते हैं, फिर भी बोल रहे थे कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुमको ब्लॉक किया। भैया वो आदमी तुमसे छुपाना चाह रहा है कि तुम्हें बुरा ना लगे। अब तुम्हें पता लग गया, ठीक है, ठीक है तुम्हें बुरा लग गया, लेकिन मैं पर्सनली बताऊं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, और मुझे याद नहीं कि मेरे को किसी ने ब्लॉक कर रखा हो, क्योंकि मैंने ही ब्लॉक किया है ज्यादातर को। और फिर मैं जो इनका स्टेटस देखना बंद हो गया, किसी का स्टेटस म्यूट कर रखा, किसी का ब्लॉक कर रखा, जिसका मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं देखना। और उन लोगों के लिए इंस्टाग्राम ये चीजें जो जहां मैं बंद कर सकती हूँ, यूट्यूब पे तो मैं बंद नहीं कर सकती, कौन देखे कौन नहीं। इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो, मैंने वहां भी ब्लॉक किया हुआ है। एफबी पे आप ब्लॉक कर सकते हो, मैंने वहां भी ब्लॉक किया हुआ है ना। सिंपल सा एक वो है कि ना मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना है, ना तुम्हें देखना है, और ना मुझे अपनी शक्ल तुम्हें दिखाने का कोई शौक, ठीक है। तो जस्ट एक बिल्कुल कट ऑफ चाहिए कि भाई मेरे को नहीं घुसना तुम्हारी लाइफ में और तुम्हें नहीं घुसाना मुझे अपनी लाइफ में, दोनों तरफ से है। भाई ये भी नहीं कि मेरी शक्ल तुम देखे जाओ मैं तुम्हारी नहीं देखूंगी, या मैं तुम्हारी देख लूं तुम्हें पता न चले, ये बहुत होता है। लेकिन उन लोगों के सारे अकाउंट्स एज इट इज, जैसे पहले हम दोनों के साथ जुड़े हुए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ सबके कनेक्शन वैसे के वैसे ऑनलाइन हैं। व्हाट्सएप पे, एफबी पे, इंस्टाग्राम पे सब लोग जैसे पहले जुड़े हुए थे वैसे जुड़े हुए हैं। जिनको मैंने ब्लॉक कर दिया उनकी बता रही हूँ मैं, कोई इशू नहीं है। इवन कभी कुछ होता है, कोई बात है, अगर उन्होंने वो स्टेटस कुछ लगाया भी है ना, मेरे हस्बैंड मुझे बताएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर इसको जानना होता तो ये खुद अनब्लॉक कर देगी। तो मैं कभी उनके फोन से देखती भी नहीं हूँ। तो अगर मेरे फोन में कभी किसी वजह से मेरे हस्बैंड के आईडी से लॉगिन हुआ हुआ है या कुछ हुआ हुआ है और उस पर्टिकुलर बंदे का या बंदी का स्टेटस आ गया एंड ऑल दैट, मेरे को झटका लगता है कि यार ये क्या हुआ, मैंने तो कर नहीं रखा। तो कोई इशू नहीं है। ये कि मेरी पत्नी को ब्लॉक किया तो समझो मुझे ब्लॉक किया, ये कोई अमरेंद्र बाहुबली नहीं चल रहा, ठीक है। पत्नी की नहीं बनती यार, उसने मानसिक शांति के लिए ब्लॉक कर दिया, कुछ कर दिया। आप ससुराल वालों ने आपको ब्लॉक कर दिया, आप इसको अपनी बेइज्जती क्यों मान रही हो। ठीक है, उनको नहीं शेयर करनी है आपके साथ चीजें, मत करो। जितनी लोग आपके साथ कम बातें शेयर कर रहे हैं, आपके दिमाग में तो वजन उतना ही कम हो रहा है, आपको क्या पड़ी है। आप भी ब्लॉक कर दो, कल को अगर वो दिखाना भी चाहे तो आपको नहीं देखना। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा, इसको इतना ईगो पे मत लो। और ये चलता है ऑनलाइन में, ब्लॉक अनब्लॉक ये सब होता रहता है। तो ये फंक्शन इसीलिए तो दिया है कि भाई जिसकी हमें शक्ल ही नहीं देखनी उसको हम ब्लॉक कर दें। तो उन लोगों को आपकी शक्ल नहीं देखनी, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो आपको जबरदस्ती अपनी शक्ल दिखाने का क्या ही शौक पड़ा है। कोई मुझे ब्लॉक करे, मैं तो सारी जिंदगी के लिए उसे भी ब्लॉक कर दूंगी ना वापस। अब वो आप करता रहे अपनी साइड से अनब्लॉक तो भी नहीं खुलेगा यहाँ से, समझ रहे हो। तो कोई भी छोड़ता है तो
इधर से पहलू ही या उधर से पहलू ही, फिर हमारे हाथ में है ना कि अब हमें क्या रिएक्ट करना है। अब हम चिढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, तो यानी कि हम जाना चाह रहे हैं वापस उनके साथ। तो ठीक है, जिसको हमारी जरूरत नहीं हमें भी उसकी जरूरत नहीं, ये कि ये लेना सीखो ना स्टैंड। अब पति अपना नहीं है वो वाली बात नहीं है, वो आपके पति हैं लेकिन उनके बेटे बेटे भी तो हैं यार। वो आदमी तो बीच में फंसे रहते हैं, तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं स्थिति पति की ज्यादा खराब है। वो बीवी की सुने कि उनकी सुने कि किसके सुने, तो वो यही सोचता है कि इनके क्लैश हो ही ना, मैं बीच में पर्दा डाल दूं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ये होता है। नेक्स्ट, मैडम मेरे ससुर रहते हैं तब भी मैं कुछ भी अपनी ग्रोथ से रिलेटेड नहीं कर पाती हूँ, ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ, मन का कुछ नहीं होता, कुल मिलाकर दिक्कत होती है। हस्बैंड को बोलो तो वह बोलते हैं मुझे पता है वह गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, दो जेठानियां हैं उनके पास रहते थे, अब सास ससुर मेरे पास ज्यादा रहते हैं, जेठानी के पास कम। अब मैं आगे के लिए क्या करूँ। अगर वो यहाँ रहते हैं और आप ब्लॉगिंग करती हो तो उनके साथ ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। थोड़े दिन झिझक आएगी एक आध बार, लेकिन जब वो देख लेंगे कि ये नहीं रुक रही, तो या तो वो एडजस्ट कर लेंगे कि भैया ये तो बनाती है, हो सकता है कुछ टीका टिप्पणी करें, लेकिन जो कर रहे हैं ब्लॉगिंग कर ही रहे हैं ना, किसी के आने जाने के बाद से थोड़ी रुक जाता है। अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, बाहर प्रियंका आई भी है ना, बच्चों के पेपर खत्म हुए हैं, मेरी अभी मैं आई हूँ 5:30 बजे ड्यूटी से, तो ऑलरेडी फिर मैंने पहले घर संगवाया क्योंकि सारा बिखरा हुआ था। अब मुझे वीडियो शूट करना है क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं है, सारा दिन मेरे पास फोन नहीं रहेगा, कल भी मेरी ड्यूटी है, मुझे करना ही करना है। अब बाहर चल रही है मूवी नाइट, टीवी चल रहा है, इसीलिए शायद बीच बीच में आवाजें भी आ रही होंगी, लाइट बंद करके पॉपकॉर्न वगैरह लेके बाहर मस्ती चल रही है, बट मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है तो आप करोगी, किसी को अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, एक दो बार झिझक आएगी, फिर आपकी हिम्मत खुल जाएगी, करो आराम से काम, फिर रहने वाले रहते भी रहेंगे और आपका काम भी चलता रहेगा, तो परिवार भी बना रहेगा और आपकी ग्रोथ भी होती रहेगी। नेक्स्ट, गांव से दूर रहती हूँ पर जब बीच में रिलेटिव्स को कॉल करती हूँ या तो नेगेटिविटी करते हैं या फिर जेलस होते हैं, अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए कम से कम कॉल करती हूँ, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में लोगों से रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं सो दैट सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जो आप कर रही हो वो ही करना है, लिमिटेड कॉल करो, ओकेजन्स पे कॉल कर दो, और टाइमर सेट रखो दिमाग में कि भाई इतनी देर है उसके बाद ये शुरू हो जाएगा, उतनी देर करके कट से कॉल रखना सीखो कि इतनी में मेरी बात खत्म हो जाए। नेक्स्ट, मैम देवर के बदतमीजी के पूरा ससुराल का पता है, अब मैंने इन लॉज से कहा है कि मेरे मायके का गोल्ड दो तभी मैं शादी में आऊंगी, तो वो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, मैं चुपचाप सब देख रही हूँ, मुझे उसकी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड आई हेट हिम। वो तो समझ में आ रहा है कि देवर को हेट कर रही हो या कुछ है, लेकिन सोना ना अगर उनके पास था, अब सोना हो गया इतना महंगा, अब किसी का जी नहीं कर रहा है, अगर किसी का दबा रखा है तो वापस देने का। तो तुम अभी देवर की शादी में क्या अटेंड करना है और कैसे करना है, उससे ज्यादा ये देखो कि अपना जेवर कैसे निकलवाना है, मीठा बोल के कैसे भी करके किसी भी बहाने से पहले अपना जेवर निकलवा लो। शादी में जा रही हो, जितना होए उतना कर लो अरेंज, भाई जितना हो सके। ये सोच के जा क्यों रही हो मेरे देवर की शादी है, ये सोच के जाओ कि रिश्तेदारी की शादी में जा रही हूँ। नेक्स्ट, मेरे ससुराल में बस मैं और मेरे हबी ही हैं, बट हमारे ही विलेज में मेरी मौसी और मम्मी भी रहते हैं। मेरे सास की बरसी पे हबी मौसी को बुलाना नहीं चाहती बिकॉज सास और मौसी के बीच अनबन था, सो हबी इज टेक्निकली राइट, पर मम्मी को बुरा लगता है, वो मुझे प्रेशराइज करती हैं टू मेक माई हबी कॉल मौसी फॉर बरसी, मम्मी को डर रहा है कि मासी हमेशा के लिए कट ना हो जाए। अभी देखो ये चीज है ना, अपनी मम्मी को समझाओ कि वहां की रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में कलेश हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो मैं बाद में देखूंगी, अभी मामला वैसा है, कभी जब शांत होंगे तब बोलूंगी। अपनी मम्मी को साफ मना कर दो, कोई कट ऑफ नहीं हो रहा, मौसी से कहो कि मैं तो हूँ, तुम्हारी लड़की मैं हूँ, पति थोड़ी है, वो दामाद है, ठीक है अभी नहीं पट रही, जब होएगी आ जाएगा, मौसी को भी थोड़ा प्रैक्टिकल होने को बोलो। नेक्स्ट, हाय सुनीता जी, मैं एक भंवर में फंसी हूँ, मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी दो बेटियां हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, देवरानी अलग ऊपर फ्लैट में रहती है, मेरे साथ रहते हैं इन लॉज, वैसे तो मैं सब काम मैनेज कर लेती हूँ मगर मेरी सास देवरानी से मेरी बुराई करती है, कुछ खाना होता है तो बनवा लेती है और तारीफ करती है, पर जब मैं काम बताने को कहती हूँ तो कहती है कि उसे रहने दो, जो तुमसे ना हो मैं कर लूंगी, काम उनसे होता ही नहीं,
देवरानी का जब मन होता है तो वो उन्हें खाने को दे देती है, रोज नहीं। मैं उससे मेरा काम का रूटीन बिगड़ता है, मुझे गुस्सा आता है। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, बार बार यही होता है। मेरा मन भी अलग होने का करने लगा है, पर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। मैं परेशान हो गई हूँ, प्लीज बताएं मुझे क्या करना चाहिए। देखो, आप ना देवरानी को ये मानना छोड़ दो कि जितना मेरा हक है करने का उतना ही उसका भी है। अगर वो मेहमानदारी में भी आ रही है और जब उसका मन कर रहा है तब सास को दे रही है, जब मन कर रहा है नहीं दे रही, ठीक है, चलने दो ऐसे ही। आप ये मान के चलो कि हमें तो रोज देना है। अगर वो किसी दिन दे देती है, वो आपके लिए बोनस हो गया। नहीं देती, आपको इरिटेशन नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मान लो आपका सब कुछ सही चल रहा है, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप देवरानी से कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हो, इसलिए लगे लगाए सारी चीजों में बेकार हो जाएगा सब। ठीक है, तो उससे बेटर ये होता है कि हम ज्यादा ना सोचे ना कि ये भी तो उसी उस पे है, ये क्यों नहीं कर रही। अब सास से कहोगी, वो पता नहीं कि उसके अपने रीजंस है कि रहने दे, उसे मत करने दे, ये वो, है ना। तो थोड़ा सा ये मान के चलो कि भाई मुझे ही करना है, तो ये बीच में कर दे तो ठीक, ना कर दे तो ठीक, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा जुबान में धार ऐसी लगा लो कि उसको क्या ना, मैं सिखा रही हूँ कि ताने दे दिया करो। उसको पता तो चले कि ज्यादा सुरती बन रही है वो अपने आप को, कि बीच में जब आई तब उसका मन करा, जब उसने कर दिया और सास उसके गुण गा रही है, तो सास को और उसको ना बीच बीच में डोज जरूर दे दिया करो, मतलब तुमने मेरा पागल बना रखा है। बाकी काम करती रहो, काम मत छोड़ो। किसी की बराबरी, मेरे को हमेशा लगता है ये गलती मैंने भी करी थी, हम किसी की बराबरी करने के लिए या किसी को सबक सिखाने के लिए कि अच्छा हम तो करते ही नहीं, जा हम एक्चुअली अपनी योग्यताओं में घुन लगा लेते हैं। जो हम कर सकते हैं इतना अच्छा मैनेज, हम कुछ नहीं कर रहे होते क्योंकि हम चिढ़ रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं कर रहा। आप जैसे कर रहे हो बढ़िया से मैनेज करते रहो। इन लोगों को थोड़ा थोड़ा बीच बीच में सुना कर जलील कर दो, बस इतना कर लो तो आपकी आत्मा को भी शांति पड़ती रहेगी बीच बीच में, और काम होता रहेगा आपका। नेक्स्ट, दीदी अगर कोई पहले से आकर अपने मायके अपनी बहुओं की जरूरत से ज्यादा तारीफ करे जबकि सामने वाला वेल एजुकेटेड है, अपना घर परफेक्टली संभालने वाला हो, तो उस पर्सन को कैसे हैंडल करे। सामने वाला सगे रिश्तेदार है, हाँ में हाँ मिलाओ। अजी क्या बात है, अजी क्या बात, हमसे तो नहीं हो पाता, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ में हाँ मिलाओ ऐसे की, और ऐसे बढ़ चढ़ के मिलाओ कि उसको भी समझ में आए कि तुम फेक कर रहे हो, तब चुप होगा वो। नेक्स्ट, या फिर जब कोई ऐसा काम आए ना, ऐसे में मैंने बहुत मजे लिए हैं, जब ऐसा कोई काम आए ना कि मतलब जिसके बहुत ज्यादा तारीफ होती हो। अब सपोज करो जैसे मेरी तारीफ हो रही है, आप लोग कर रहे हो, या मैं कह रही हूँ कि दुनिया में हो रही है कि हाँ भैया सुनीता बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, ये वो फलाना ढिकना। अब मैं कहीं गई, कोई मुझसे किलस रहा है किसी चीज पे, है ना, अब कोई क्रूशल सा काम है, कोई बड़ा काम है जो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो जो सुरता आदमी होगा वो क्या कहेगा, यार सुनीता दी से बनवा लो या सुनीता भाभी से बनवा लो, ये तो बहुत होशियार है। अब अगर मैं नहीं कर पाई, हो गई मेरी बेइज्जती। मैं कितना फील करूं वो अलग बात है, लेकिन उसकी नजर में या सबके बीच में अगर मेरा वो काम बिगड़ गया, तो हो गया एक डायलॉग कि भैया देखो बंदी तो इतनी होशियार है, हुआ इससे कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों का ये काम बहुत करवाया मैंने तो, कि जिसकी ज्यादा तारीफ होती थी ना कि यार वो बहुत काम करती है या ये बहुत बढ़िया है, तेरे से तो ये भी नहीं होता, तुम्हें तो ये भी नहीं आता। जब ऐसे सब लोग जमा होते थे ना ऐसे किसी काम में, तो कोई बड़ा काम होता था ना जिसमें बिगड़ने का डर है और मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं तुरंत उन्हीं भाभी जियों को पकड़ लेती थी, और यार तुम आओ यार, तुम बड़ी हो, तुम बढ़िया हो, तुम बनाओ। अब उन पे हो गए ना, तो बहुत हंसते थे, मतलब मैं और मेरी जो सगी देवरानी है वो एक्सपायर हो गए। कई बार हमने ऐसी परिस्थितियों में लोगों को फंसाया, फिर हम हंसते थे, है देख जिनकी तारीफें होते हैं उनकी हालत देख ले, अब हम ही करेंगे, निकम्मे बहू है। तो ये चीज आप कर सकते हो। नेक्स्ट, दी बेटी जो सिर्फ आग लगाती है लेकर नहीं जाती, हमारा भी यही हाल है, हमारी भी पुलिस कंप्लेन कर दी थी। चाहिए किसी दुख में हाँ मिला रही है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ। नेक्स्ट, दी हम चारों लोग बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि मैंने तो, मेरी सास का ऑपरेशन हुआ 6 महीने का, तो मैंने बहुत सेवा की, उनको बेड रेस्ट बताया, मुझे सिर्फ उनकी बहुएं और बेटी के कहने पर हमको बाहर निकाल दिया, हमें बहुत बुरा लगता है। बहन तीसरी बार प्रश्न तुम्हारा आ रहा है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है कि तुम्हारे इन लॉज ने तुम्हें निकाल दिया, अब तुम बुरा लगाती रहो।
किलसती रहो, कुड़ती रहो, रोती रहो, डिप्रेशन में चली जाओ, अवसाद में चली जाओ खूब। लेकिन जैसे होता है ना कि अगर किसी ने आपको प्यार में छोड़ दिया, आप कितना भी रो लो वो वापस नहीं आएगा। तो सेम चीज है, तो इस चीज से बाहर निकलो। जिसे रखना होता है वो बीच में छोड़ता नहीं। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैं रेंट में रहती हूँ, मेरे बगल में एक फैमिली है वो भी रेंट में है। हम लोग 7 साल में साथ में थे, अब उनको घर बन गया, वो जा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं मैम, मैं कैसे समझाऊं खुद को? उनका बेटा मेरा बेटा सेम एज ग्रुप है, इसलिए मुझे और दुख हो रहा है। होता है यार, क्या करें, लेकिन समय है, बदलता है। जब मैं आई थी यहाँ पर तो मेरी जो पड़ोसन है जिनकी बेटी की शादी में गई थी, हम तो खूब रोए थे। होता ही है, लेकिन लाइफ है, ग्रोथ हो रही है तो जाते ही हैं लोग घर बदल कर। धीरे धीरे सब्र भी आ जाएगा। शुरू शुरू में लगेगा, कुछ महीने बाद अकल आ जाएगी, सब्र आ जाएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी मदर इन लॉ बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती हैं, फिर घर में इश्यूज होते हैं, बाहर वालों की बात पे ट्रस्ट करती हैं, घर वालों की बात पे नहीं, क्या करें, प्लीज हेल्प। भैया जो जिसकी बातों में आता है ना, उसे बुला के खड़ा करना शुरू कर दो 1-2 बार कि वो तिल्ली फेंक के गई है, वो करके गई है। तो ऐसे देखो, तुम्हारी सास पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो उनको पेंच लगा रहा है ना, उनमें दहशत हो जाएगी कि भैया इसकी बहू बुला के खड़ा कर लेती है। यही तरीका होता है ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने का। और जब उन्हें कोई मिलेगा नहीं मैसेंजर, तो अपने आप ही संख्या में कमी आएगी झगड़ों की। ठीक है, और कुछ झगड़े अवॉइड करके छोड़ोगे, पता है भैया ये तो दूसरे की बातों में आ जाती है, इसलिए कर रही है तो रहने दो, रिएक्ट मत करो, तो भी बात थोड़ी कम बढ़ेगी। दी राधे राधे, मैं अपने हस्बैंड की आईडी से मैसेज कर रही हूँ। मेरी बेटी 4 ईयर 6 मंथ की है, खाना नहीं खाती, उसको दाल रोटी खिलाती हूँ तो मुंह में भरे रहती है, दूध भी नहीं पीती, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। उसका वेट 12 kg है। भैया या तो देखो, मतलब आप कोशिश पूरी कर चुकी होंगी, या तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, भूख बढ़ाने के भी वो टॉनिक दे देते हैं। और दूसरी चीज, अगर उसका वेट नॉर्मल है, हमें लग रहा है माँ होने के नाते कम है, या हम उसकी उम्र के और बच्चों को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कम है ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन डॉक्टर को दिखाओगे, वो बता देगा सही। क्योंकि मुझको लगता था आराध्या को लेके कि इसकी हाइट कम है, आरोही के मुकाबले कम रहती थी, वेट कम है स्टार्टिंग में। तो मैं डॉक्टर के पास एक बार इसको लेके गई थी, तो मैंने बोला कि इसका वेट कम है, हाइट कम है, तो उसने कहा किस अकॉर्डिंग? डॉक्टर ने यही पूछा था सीधे, कौन सा क्राइटेरिया है? मैं कहा मतलब लगता है देखने में। कहते कुछ नहीं लगता, वगता कुछ नहीं होता, हर बच्चे की अपनी होती है। और जो एक वो है ना क्राइटेरिया कि इतने साल का बच्चा इतने से इतना लंबा और इतने से इतने वजन का होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये ठीक थी। तो कोई उस स्केल में थोड़ा आगे है, कोई पीछे है, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि जरूरी है अगर, तो वो फिर खुद ही वजन बढ़ाने के, भूख बढ़ाने के टॉनिक वगैरह लिख देते हैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैंने एमएससी किया है, बीएड करने वाली हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि किसी स्कूल में अप्लाई कैसे करूँ, डर लगता है। देखो, डर लगने का तो एक ही इलाज है, उस डर का सामना करो। जाओ स्कूलों में, अपना रिज्यूम लगाओ, 2-4 स्कूलों में हुई आओगी, अपने आप डर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मैम मैं 35+ हूँ, एमकॉम बीएड हूँ, शादी की वजह केजीबी में जॉब छोड़ दी, प्लीज गाइड करें मैं आप क्या कर सकती हूँ, एंड आप फीमेल स्पेशल जॉब बता दें जिससे कंपटीशन कम हो जाए। भाई आपने लगी लगाई जॉब जो छोड़ दी केजीबी में, जब आपकी अब शादी हो गई है, तो अब या तो आप दोबारा वहीं पे भी तो ट्राई कर सकते हो। बाकी टीचिंग के लिए जो बेस्ट, मतलब फीमेल्स के लिए टीचिंग ही मुझे तो लगता है कि जो बेस्ट हो सकता है वो टीचिंग ही है। बाकी दूसरी जगह वही है कि गवर्नमेंट सेक्टर वाली चीज है कि बैंक में जॉब हो, वो मुझे पसंद है। मेरे को लगता है कि अच्छी जॉब है, अगर बैंक में काम है, लेकिन सही है फिर भी, सेफ्टी वाइज भी, और अपने आसपास के अगर उसको देखें तो वैसे भी, है ना, तो वो देख लो आप। बाकी जिसमें छोड़ी है उसी को दोबारा देख लो ट्राई करके, वहीं मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। नेक्स्ट, मैम बच्चों को पालने के लिए क्या तरीका होता है? मेरे 5 साल का बच्चा मेरे से डरता ही नहीं है, एंड एक बार मैं नहीं सुनता, फिर मैं उसकी पिटाई लगा देती हूँ, रिग्रेट करती हूँ, सोचती हूँ अब नहीं मारती, बट रोज यही होता है। अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा ना आपको। मैंने हमेशा बताया ना, गुस्सा डांस जैसा होता है, आप चाहते हो तभी होएगा। और अगर आपको लगता है कि
ना चाहते हुए भी आपका हाथ घूम जाता है, तो जिस टाइम गुस्सा आता है बच्चे को बोल दो थोड़ी दूर रहे वो आपसे। आप खुद 2 कदम दूर हो जाओ, चिल्ला लो वहां खड़े हो गए कितना भी, लेकिन पास मत जाओ, तो मारोगे ही नहीं अपने आप जब हाथ ही नहीं पहुंचेगा वहां तक। और दूसरी चीज ये है कि डरता नहीं है तो पीटने से भी नहीं डरेगा फिर वो। मेरी मम्मी क्या और भी बड़े बुड्ढे, मेरे को 1-2 टीचर भी बताती जब मेरे बच्चे नहीं थे कि बच्चे ना आंखों से डरते हैं, जुबान से डरते हैं आपकी, कि आपकी एक बात में उनको लगे कि हाँ भैया कुछ बोला। और जो इतना नहीं करेगा वो आपके चांटे से भी नहीं डरेगा। तो थोड़ा सा सिंसियर खुद भी रहो उसके सामने, सीरियस से रहो, जैसे समझ लो टीचर। अब हम एज अ टीचर ये थोड़ी हर टाइम बच्चों को मारते पीटते रहते हैं या डांटते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें शैतानी करने में प्रोत्साहित नहीं करते, ऐसी अपनी बॉडी बॉडी लैंग्वेज रखते हैं। उनको एक समझ आनी चाहिए कि भाई मैम के सामने बैठे हैं, तो वो अपने आप ही थोड़े उसमें रहते हैं। ये थोड़ी हम हर मिनट 6 घंटे बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 6 घंटे हम मार ही रहे हैं, पीट ही रहे हैं, डांट ही रहे हैं। करते रहते हैं बच्चे काफी काफी देर तक, कभी ये कोई एक आध शैतानी कर गया। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखो कि बच्चा उससे थोड़ा रौब में आए, बजाय मारने पीटने के। और स्टार्टिंग में वही है कि जब वो कोई ऐसी हरकत करे ना तो अपने आप को खुद से दूर रखो उससे। नेक्स्ट, कल जो आपने पोस्ट डाली थी कि कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज स्टार्ट करनी है, वो पोस्ट नहीं मिल रही, प्लीज लिंक दे सकते हैं क्या? देख लेना एक बार, चैनल पेज खोल लो, उसमें कम्युनिटी पे जाना, वहां पे पोस्ट खुल जाएगी, है ना। नेक्स्ट, वुमेन्स डे पे आपने जो पोस्ट डाली थी कविता वाली, प्रिय सखी, वो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पे लगाया। मैंने जो मेरे साथ जुड़ी हुई है महिलाएं व्हाट्सएप पे, मतलब मेरी जानने वाली टीचर्स रिश्तेदार, उनको तो मैंने प्रॉपर एक फोटो बना के उसमें मैं हैप्पी वुमेन्स डे और वो कविता इधर, ऐसी फोटो बना के मैंने भेजी दी थी कि स्टेटस में लगा लो अपने, तो उन सब ने भी, कईयों ने लगाई। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे हस्बैंड अभी को ब्याज पर पैसा देते हैं बट मुझे फ्यूचर की टेंशन होती है, सेविंग नहीं है, क्या करूं? देखो उनका तरीका है, ब्याज में पैसे का थोड़ा सा तो रहता है रिस्क, आता भी है, कई बार मर भी जाता है, लेकिन उनका तरीका होगा कहीं से कि हाँ मैं निकाल लूंगा, तो उससे बढ़ ही रहा होगा। अब ये है कि एक टाइम हो गया देते हुए, अब आप उनको मोटिवेट ये कर सकते हो कि अब इतना टाइम हो गया देते हुए, इसमें से थोड़ा सा हम अलग जगह भी शुरू करते हैं, तो उधर से बढ़ता रहेगा, ब्याज का पैसा आता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग जगह भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ चीजें ऐसी जो कन्फर्म है कि हमारी है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरी शादी को 19 साल हो गए हैं, ज्वाइंट फैमिली है बट फ्लोर अलग अलग है। नीचे वाले फ्लोर पे सास अनमेरिड देवर के साथ रहती है, बीच में देवर देवरानी अपने बच्चे के साथ, और सबसे ऊपर फ्लोर में अपने हबी और बच्चे के साथ रहती हूँ। मैं 15 साल नीचे वाले फ्लोर पर सास के साथ रहकर तब ऊपर आई हूँ, वो अभी बहुत लड़ाई करने के बाद, क्योंकि सास बहुत ही तेज है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो भी कॉलोनी में कोई इनविटेशन आता है, तो अगर किसी ने मुझे अलग से बुला लिया तो उस बंदे से लड़ती है कि अलग अलग थोड़ी ही है, मालिक अभी मैं ही हूँ। हर जगह देवरानी को ले जाती है, मुझे तो बाद में पता चलता है कि कोई फंक्शन था, मुझसे पूछती भी नहीं, अगर सामने वाला पूछता है मैं क्यों नहीं आई तो कह देती है वो कहीं आती नहीं। बताओ क्या करूं? हबी के सामने इमोशनल रोना धोना सब शुरू हो जाता है, क्योंकि फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं। सभी सही गलत बातों पर सबकी सहानुभूति बटोर लेती हैं, हम गलत हो जाते हैं। मेरा भी मन करता है जाने आने का, क्या करूं? आप, अगर आपको ये है, देखो एक तो तरीका ये हो सकता है जहां का पता चल जाता है ना, आप लोगों में ये प्रचार कर दो कि भाई कार्ड तो एक जगह आता है, लेकिन फोन कर दिया करो मुझे, मुझे पता नहीं चलता ऊपर कई बार। तो जब जिसके यहाँ कोई काम आने वाला है, शादी वादी तय होती है, बहुत दिन पहले पता चल जाता है, तो बातों बातों में ऐसे लोगों के कानों में निकाल दो ये चीज कि आप कार्ड आपके यहाँ भले अलग अलग ना आए, लेकिन आपको फोन पे पता चल जाएगा तो आप आ जाया करोगे, है ना। और 2-4 जो क्लोज हैं उनसे तो कह भी दो कि भाई मम्मी इसे लेके चली जाती है, मेरे को तो पता भी नहीं चलता कई बार, तो आपका पॉइंट भी हमें पता चलेगा जो आपके बारे में गलत जा रही है ना। तो थोड़ा सा अपने घर की बचा के, और यह है कि फोन पे बता दिया करेंगे, तो फिर आप उसी दिन अपना टाइम पे तैयार हो, और जब ये निकले तब आप भी खड़े हो जाओ, तब क्या मना करेंगे, ये थोड़ी कह देंगी जाओ वापिस ऊपर। नेक्स्ट, मैम एक क्वेश्चन, और मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, मेरे सारे गहने सास ने छीन रखे हैं, आज तक नहीं दिए, लेकिन मैं अलग रहती हूँ ऊपर, अब मेरी नंद की शादी
क्या है, क्या अब मुझे उन जाना चाहिए या नहीं, लेकिन गहने अभी भी नहीं दे रही है। मेरी शादी के बहू मानते ही नहीं, शादी वाली तुम नहीं देते तो क्या, शादी में जाना चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए, बहू मानते ही नहीं जब घर की। देखो, ये जेवर वाला बड़ा कैड़ा काम हो रहा है यार, जो जेवर ले लेके रख रखा, वही वाली बात है, जिसने ले लिया होगा वो और नहीं दे रहा। इस जेवर को कैसे निकाला जाए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ। मतलब मैं तो जब गई थी शादी करके, तो उल्टा मेरी सास के भी जो जेवर थे वो भी एक ही लॉकर में रहते थे, मतलब हमारे सब। और वो चाबी मुझे दे रखी थी उन्होंने कि ये रख ले, तो मैं उल्टा उन्हें दी आती थी कि मैं क्या सारा दिन रह रही हूँ, ये तुम रख लो। तो हम दोनों तो ऐसे थे। मतलब ये चाबी को लेके कि कौन किसके जेवर निकाल के दे रहा है, ये कभी इशू हुआ ही नहीं, जो मैंने अक्सर घरों में सुना है। शादी में जा रहे हैं तो उल्टा वो मुझे कहती थी, अरे वो मेरा सेट निकाल के दे दियो जरा। तो हम ये देख रहे हैं कौन सा पहनेंगे, कौन सा अदल बदल करके एक दूसरे के जेवर पहन रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। लेकिन ये वही है कि थोड़ा सा आपका मन बड़ा हो और ईमानदार हो तभी आदमी कर सकता। अच्छा, गोल्ड वोल्ड का मुझे भी कोई ज्यादा वो नहीं था कि मैं लेकर रखूं अपने पास ये वो। तो जब मुझे ऑफिशियली चाबी दी भी गई थी ना, तो अभी मैंने कहा "अरे, रख लो, मैं क्या सारा दिन रह रही हूँ, मैं तो वहां रहूंगी, तो मैं कौन सा चाबी अपने साथ ले जाऊंगी"। तो चाबी एक जगह थी जो सारे घर को पता थी कि यहाँ चाबी टंगी रहती है, खोल लो भैया लॉकर, ले लो, निकाल लो जिधर लो निकालना, फैमिली के लोग हैं सब। तो ऐसे होता था। अब ये जो गांठ मार के बैठ जाते हैं ना, तो मुझे नहीं पता कि इसको कैसे हैंडल करें। मतलब अगर मेरे साथ ये होता, शायद मैं तो छोड़ देती कि ठीक है यार, ढल ले तू ही, मैं अब अपना बना लूंगी, क्योंकि मैंने खुद अपने जो भारी मेरे सेट वेट थे, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया था, तो मैंने तो वो दे दिए कि मुझे डिजाइन पसंद नहीं है। उससे कम वजन के हल्के मुझे डिजाइन पसंद आ गया, मैंने वो ले लिए, मुझे तो ये दिलवा दो, ये रख लो। बदल दिए सब कि देवरानी को दे दो, ये कर दो। तो इतना ज्यादा गोल्ड का मतलब मेरे को कभी रहा नहीं कि मैं झगड़ू, और शायद इस वजह से मुझे कभी ये हुआ भी नहीं कि मेरे से किसी ने छीना। आप जिस चीज को जितना ज्यादा भागने की कोशिश करते हो, पकड़ने की कोशिश करते हो, मुझे लगता है रेत की तरह वो उतनी फिसलती है आपके हाथ से। तो लेकिन ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसका आप लोग हल बताना कमेंट में कि क्या करें। जिन्होंने अपनी बहुओं का जेवर लेके रख लिया है और अब वो दे नहीं रही, अब बहू बेचारी, मतलब उसके पॉइंट है कि वो क्या पहने, या आज के टाइम पर उसकी सिक्योरिटी थी वो, अब आपने ले लिया, वो तो खाली हाथ रह गई, है ना। तो इसका हल आप लोग बताना कि कैसे वो मतलब गहने अगर कोई इस तरीके से ले ले, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है निकालने के। मतलब एक कानूनी तरीका तो हो सकता है, इतना तो मुझे पता है कि स्त्री धन होता है वो आप कानूनन ले सकते हो, लेकिन अब यार जेवर के लिए, शादी के जेवर के लिए कोई पुलिस रिपोर्ट लिखवाएगा? वो थोड़ा लगता है मुझे कि ये पैसा कैसे वापस आए, ये जेवर कैसे वापस आए, कोई सटीक इलाज होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी फ्रेंड से 2 साल पहले किसी और चक्कर में मुझे उल्टा सीधा बोल दिया था, सामने से नहीं बल्कि स्टेटस के थ्रू, और उसके बिहेवियर भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, मैंने बोलना बंद कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद मैंने सामने से बर्थडे विश किया, फिर भी दोबारा मैसेज मुझसे नहीं बोली। अभी कुछ टाइम हम शादी में गए, एक दूसरे फ्रेंड के थ्रू, बात तो नहीं बट पिक विक साथ ली, मुझे लगा कि नॉर्मल हो गई है, बट वो चाहती है कि मैं उसे प्रॉपर तरीके से बात करूं। मैं क्यों करूं जबकि मेरी गलती भी नहीं है। वो दूसरों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा और खुश दिखाती है, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, मैं क्या करूं। आप ट्रिगर हो जाती हो, आपकी दोस्त है, उसको पता है आप ट्रिगर होगी, इसीलिए वो दिखा रही है, भले वो है या खुश या नहीं है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो, जब दोस्ती में इस तरीके की चीज हो जाती है ना, कई बार दोस्ती इतनी गहरी होती है कि होता है ये सब, लेकिन उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वापस कभी भी नहीं आते। आपकी दोस्ती किस लेवल की थी वो डिसाइड करेगा, या फिर अब आप दोनों ही एक दूसरे से वापस अपने टर्म्स ठीक करने के लिए कितने तैयार हो। एक तरफ से होएगा कुछ नहीं होने का। अब जब वो बोल रही है, आप सिंपल एक पैमाना ये रख लो, जितना वो बोल रही है उतना आप बोल लो, ना उससे कम ना ज्यादा। तो आपकी ईगो भी रह जाएगी और रिश्ता भी धीरे धीरे शायद सुधार पे आ जाए। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी प्रॉब्लम यह है, मैं सामने वाले की एक्सपेक्टेशन नहीं समझ पाती हूँ, वो क्या चाहते हैं मुझसे, कैसे मैं उन्हें खुश रखूं। क्यों रखना है तुम्हें सबको खुश, जिसे जो चाहिए मुंह खोल के बोल दे, तो वो भी हमारे हक में होगा। हमसे हो पाएगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। जीवन ऐसे जियो। नेक्स्ट,
थैंक यू दी आंसर के लिए। अब मैंने सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया, क्योंकि जब मेरे साथ कोई नहीं था तब भी उन्होंने ही साथ दिया और मैं कर पाई अकेले सब मैनेज। जेठानी के कारण वो जाने, उन्होंने अपने मतलब निकाल के जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। सास ससुर की एज कम थी, उनके बच्चे पल गए, उनका करियर जॉब सब सही चलता रहा। अब बच्चे बड़े हो गए, सास ससुर उम्रदार हो रहे हैं, तो यहाँ भेज दिया। कोई नहीं, सभी सब ऊपर वाला करेगा, मैं बस अपना कर्म कर रही हूँ हिम्मत करके। वेरी गुड। और अच्छा हो जाएगा, देख लेना सब। नेक्स्ट, बस इंटेंशन अब अपनी पॉजिटिव रखो, बढ़िया हो जाएगा। दी जैसे कि मैंने बताया था कि अपने पापा के साथ अपने 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरे भाई जो अलग मकान में रहा, उसका बेटा मेरे बेटे की बेटा होगा, मेरा बेटे को हर वक्त ये कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए नाना के यहाँ पड़े हो, उनके पैसे खाते हो, और ये सब मेरी भाभी सिखाती है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, अपने बेटे को कैसे समझाऊं जो उसको इन सब बातों का असर ना हो। प्लीज रिप्लाई। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्ट है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं है, आप एक आश्रय के लिए नाना के यहाँ पड़े हो। ठीक है, तो अपने बेटे को इस सच्चाई को रियलाइज करने दो कि बेटा देख, है तो मजबूरी हमारी इसीलिए पढ़े, हमारा नॉर्मल होता सब कुछ, हम भी अलग घर में रह रहे होते जैसे बाकी लोग रहते हैं। तो ये एक फैक्ट है हमारी लाइफ का। अब तेरे मामा के बेटे की गलती है या जो कुछ भी है, वो गंदा तरीके से बोल रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन तू उस चीज को बुरा मत मान, है ना। आज को हमारा टाइम ऐसा है, कल को सही भी हो जाएगा, तो ये सब टाइम की बात है। बस उसको ये बोलो, सब्र आ जाएगा। और मामा के बेटे को भी, आप उसकी बुआ हो, उसके पेरेंट्स के सामने या उसके पेरेंट्स के बिना भी जब वो बोलता है, आप भी डांट सकते हो कि बेटा क्या बात कर रहा है, तो तमीज नहीं है, लताड़ो उसे कि बकवास क्यों कर रहा है। नाना का खा रहे हैं, नाना क्या पढ़े हैं, तेरे यहाँ तो नहीं पढ़े। उसको, आप तो बड़ी हो, खूब जोर से एक आध बार उसको भी डांट सकती हो, डांटो। और फिर घर वाले बोले तो बताओ कि ये क्या बकवास करता रहता है, कब तक सुनेगा मेरा लड़का। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ, मेरी मैरिज को 10 साल हो गए, फैमिली ज्वाइंट है, घर में पापा जी, ताई, चाचा जी, फैमिली ज्वाइंट है। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 8 साल का है और बेटी 6 साल की है। जब तक मैं सबका सोच रही थी तब तक मैं बहुत अच्छी थी, बट 10 साल बाद मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, अब मैं गलत हूँ, फैमिली तोड़ने वाली बन गई हूँ। इवन मेरे हस्बैंड, मैं भी लड़ाई में मैं बीएड हूँ, बट फैमिली लिए सब सेक्रीफाइस करती थी। अब मैं अपना सोच रही हूँ तो गलत हूँ, आप बताएं। इतनी बार गई, आप बात इतनी बार गई है कि अब मैं सब लई फालतू इंसान बन गई हूँ। प्लीज रिप्लाई करना, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। ये देखो, एक फेज आता है लाइफ में, हम कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि 10 साल, 15 साल, 20 साल कर लो, खूब सेवा कर लो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर लो। पढ़नी ला आती है, जिस दिन एक दिन मना कर दिया तो वो एक दिन आपकी लाइफ में आ गया। अभी आपका धूम तनन्ना हुआ हुआ है, सही बताऊं तो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा होश में आने में कि साला पिछले 10 साल से मैं कर क्या रही थी। ठीक है, लेकिन आ जाएगा होश, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी बुरा लग रहा है, 2-4 महीने आपको आ जाएगा होश, लेकिन अब स्टैंड ले लिया है तो वापस क्या ना, थूक के चाटना मत। अब आपको समझ में आ गया कि जब तक आप कर रही थी सही था, जिस दिन आपने अपने बारे में सोचा ये है इनकी असलियत, तो वो इनका रियल फेस है। तो ये रियल फेस यार हमेशा से दिखाई देता है, हम लोग जान के देखते नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ फैमिली का करो, खूब करो, लेकिन वो खूब आपकी क्षमता के अनुरूप होना चाहिए, अपनी क्षमता से ऊपर बढ़ के मत करो। ताकि जब आराम से जितना हो रहा है, जब हम उतना करते हैं ना, तो उसके बदले में कुछ मिले ना मिले हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने अपना जी निकाल के बाहर रख दिया दूसरे के लिए, सामने वाले को मजा नहीं आया, जब हमें जोर पड़ता है, क्योंकि हमारा जी तो निकल गया ना। लिमिटेड करो। दी, क्या आप अब भी स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करती हैं? हाँ बहन, मैं डेली में करती हूँ, बिना नागा के। नेक्स्ट, मेरे पास गोल्ड का डेली वियर मंगलसूत्र नहीं है, कभी कभी मन होता है शादी का हैवी है, क्या करना चाहिए? अभी गोल्ड लेना सही है या बाद में लो? कम तो नहीं होने का, जो लिख रहे हो कम हो सकता है, गोल्ड ऐसी चीज है वो कभी कम नहीं होता, जो बढ़ गया बढ़ गया, तो जब लगे लेना है तो ले लो। नेक्स्ट, मैम सेल्फ इम्पोर्टेंस सिखा दो प्लीज। ये खुद ही आ जाएगी, जब अपमान, बेइज्जती या बहुत किसी की सेवा करने के बाद लात पड़ती है, वो रिग्रेट आता है ना, धीरे धीरे खुद को ही समझ में आ जाता है कि भाई जो है पहले हम हैं, अपना ध्यान रखो, अपना ध्यान पहले खुद रखो, तब दूसरे कोई हमें कुछ समझेंगे।
वो उम्र आपको खुद सिखा देगी। और यही बात ये कि आपको किसी से सीखना है, तो किसी से सीखने वाला तरीका वही है कि जब आप ही खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती, आप ही अपने को किसी लायक नहीं रखती, आप ही अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखती, तो दूसरे से उम्मीद कैसे रख सकते हो कि वो आपको देगा उम्मीद, प्रायोरिटी। सिंपल सी बात है। तो दूसरे से लेनी है इम्पोर्टेंस, तो अपने आप को देनी ही पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट, थैंक यू मैम, आपकी वजह से मेरी बहुत हेल्प हो गई। दीदी आपको अच्छा लगे तो मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। आप लाजवाब हो, हर सवालों के जवाब हो। आपसे जो जुड़े हैं उनके जीवन में खुशियां हजार हों, और आपके लिए कोई शब्द नहीं जिससे आपकी तारीफ हो जाए। लव यू दी। थैंक यू कंचन। नेक्स्ट, 4 वर्ष पहले की मैं और आज की मैं में बहुत फर्क आया है। पहले मैं हर छोटी बात पर परेशान हो जाती थी इन लॉस को लेकर, पर अब नहीं। धन्यवाद मैम मुझे सुलझाने के लिए। डॉक्टर सुनीता मंजू, वेलकम। हरे कृष्णा दी, मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ, देखने के बाद सबके लिए प्रे भी करती हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कृष्णा ब्लेस यू। आप कभी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, प्लीज आज पढ़ लें। आप हमेशा खुश रहो। रेखा बिंडाले, थैंक यू रेखा जी। और मैं इसीलिए नहीं पढ़ती क्योंकि वो 1 घंटे से फिर ऊपर के चले जाते हैं, तो जो अच्छे वाले केवल मेरी तारीफ वाले होते हैं ना, वो मैं पढ़ के खुद ही खुश हो लेती हूँ। नेक्स्ट, सुनीता मैम आपके वीडियो सच में बहुत मददगार होते हैं। आप जिस तरह महिलाओं के रिलेशन और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को समझाकर जवाब देती हैं, वो बहुत हिम्मत देता है। आपको सुनकर लगता है महिलाएं सच में आगे बढ़ सकती हैं। मैं भी महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ। नेक्स्ट, दीदी मेरी पहले से 2 बेटियां हैं। छोटी वाली बेटी तो मेरी 2 साल कंप्लीट हो गए, 3 ईयर में लगी है, और मैंने प्रेग्नेंट हूँ। मेरे सेकंड मंथ चल रहा है, बट मेरा दिमाग खराब है, कंफ्यूजन है। थर्ड बेबी पता नहीं कभी, तो मैं क्या करूं। कब मेरे हस्बैंड मुझे मेडिसिन मिलाकर नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरी बॉडी भी बहुत बिजी है। मेरा बेटा 38 है, ओनली 38 है। देखो, जब आप प्रेग्नेंट हो गए ना, मुझे लगता है तब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी हवा में तो हो नहीं जाती। आप प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, आप यानी प्लान कर रहे हैं, तभी वो हुई है। अब वो हुई है, उसके बाद आप सोच रहे हो, ये आपके पेट में जो बच्चा है ना, उसके लिए बहुत परेशान कर देने वाली चीज है। तो अब मत हो कंफ्यूज, अब कर रहे हो तो राजी खुशी रहो और करो। हेलो दीदी, आपको सुनना मुझे अच्छा लगता है। काफी कुछ मेरी लाइफ में ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही सबको प्यार करती हूँ, मुझे नहीं कोई करता। घर पर मेरे सास ससुर दादी सास 2 बेटियां हैं, मेरे पति हैं, देवर देवरानी पहले भी अलग रहते थे। जब उनकी शादी हो गई थी तभी लड़ाई झगड़ा करके वह अलग हो गई थी। लेकिन अब तो पिछले 1 साल से वह बाहर ही है, क्योंकि देवर की जॉब लग गई। अब की बार छुट्टियों में आते हैं, त्योहार मनाते हैं, बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह। आराम से रहते हैं, सारे काम नहीं करती। वह आएंगे, रुकते हैं और बाहर घूमने निकल जाते हैं। घर के कामों से उनका कोई लेना देना नहीं। घर पे दादी की का बूढ़ी हैं, बहुत बुरी हैं, 100 से भी ऊपर हैं। उनकी देखभाल करना सब मेरी जिम्मेदारी। मेरी सास भी बूढ़ी हैं, उनको भी कमर में प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी घर का कोई काम नहीं करती। काम ऊपर वाली काम ही करती है। सब काम करने के बाद भी मेरे से कहती है कि तुम जिम्मेदारी नहीं लेती हो। आखिर और किस तरीके की जिम्मेदारी हो सकती है। मैं तीनों चारों टाइम का खाना बर्तन कपड़े सब करती हूँ, साफ सफाई से लेकर बच्चों को पढ़ाना। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, सबके लिए कैसे अवेलेबल रहूं। मेरे दोनों बेटियां सिजेरियन से हुई हैं, कमर दर्द से मैं भी परेशान रहती हूँ। कई बार फेस्टिनेशन में फ्रस्ट्रेशन होगा, पढ़ती हूँ क्यों रो पड़ती हूँ कि मैं थक गई हूँ। मैं कहती हूँ मैं थक गई हूँ, खूब रोती हूँ अकेले बैठकर। प्लीज रिप्लाई करना, वांट टू बी सॉर्टेड इन माय लाइफ। देखो, एक तो जो ज्यादा सुरती बहुएं आ जाती हैं ना, है ना भाई, मैं आपको वो सिखाती हूँ कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देखना सीखो, अपना मिसयूज किसी को मत करने दो। लेकिन कुछ ऐसे पीस हैं औरतों में जो दूसरों का मिसयूज करने से कभी नहीं चूकते। अब वो लड़ मर के चली गई, ठीक है, हो गया, मजे वहां पे अकेले यूनिट फैमिली के ले रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ भी चिल मार रही है। लेकिन अब जब चलता रहेगा, जब कल को प्रॉपर्टी जो भी होगी आपके यहाँ की, जब वो बटेगी, भाई बेटा बहू है, ठीक है, बराबर देना, कुछ देना, वो आ जाएगी उस टाइम पे खड़े होके। तो जब वो आती है, आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको मुंह से खोल के बोलो कि भैया काम करा, बहू है तू भी इस घर की, है ना। या फिर जब वो यहाँ आती है, ऐसे ही आप लोग भी कभी जमा होकर उसके घर जाओ,
आप भी फिर ऐसी मेहमानदारियां निभाओ, पता चल जाएगा। सब नहीं जा रहे, 2-4 जने जाओ, निकलो घर से, लेके जाओ सास ससुर को, कभी भेजो, है ना। और वहां जाके फिर आप भी सेम पैटर्न अपनाओ जो वो कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं तो पता चले कि वो कर क्या रही है एग्जैक्टली। दूसरी चीज, आप अपने कामों के लिए मेड लगाओ। तीसरी चीज कि भैया जितना काम हो सके उतना करो, बाकी कामों के लिए अगर नहीं हो रहा तो आपको हेल्प लग रही है तो ले लिया करो, ठीक है। क्योंकि इतना सारा काम है, और ऑब्वियसली जब हमें लग रहा है कि हमारी देवरानी है, जेठानी है, लेने के लिए सब बराबर खड़े होंगे, करने के लिए कोई दिख नहीं रहा, और खुद भी आ रहे हैं तो मेहमान बन के आ रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन होनी होनी है। तो उस फ्रस्ट्रेशन को दिखाओ, जब आए तो क्या, तो काम करवा, आके क्या घूमने निकल जाती है, सीधे बोलो। जेठानी हो इतना तो बोल ही सकती हो। और रही बात वही कि कुछ कुछ भी नहीं करता, तो सिंपल सी बात है, जब लगे ना कि काम ज्यादा हो रहा है, हमसे संभल नहीं रहा, तो काम ज्यादा हो रहा है, करो काम कम करो, फिर उस काम को हमें कहीं ना कहीं से कटौती करनी पड़ेगी। जो काम हम पहले कर रहे थे उनमें से कुछ कम करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी नंद की बेटी की शादी है, मेरे हस्बैंड और उनकी बहन में कुछ अनबन चल रही है, मेरे हस्बैंड शादी में नहीं जाना चाहते, मुझे क्या करना चाहिए। वो इनविटेशन देने हमारे घर पर आई थी, मेरे हस्बैंड उनसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं चाहती थी वह आपस में बात करें पर ऐसा नहीं हुआ, उनके बीच में और बहस हो गई और वह गुस्से से चले गए, मुझे क्या करना चाहिए, उनके घर की आखिरी शादी है। अपने हस्बैंड से बात करो कि आपको नहीं जाना, इट्स ओके, भाई बहन का मामला है, मुझे बता दो मुझे जाना है नहीं जाना, जैसे वो कहें फिर वैसे कर लो। नेक्स्ट, मैम अगर ननन टॉक्सिक को सासू माँ को ससुराल से रोज फोन करके भड़काए, सासू माँ गुस्सा भी हो जाते हैं उनकी बातों से, मुझे इस कारण मेरा दीदी से फोन पर बात करने की इच्छा नहीं होती, और आगे से अगर मैं बात भी कर लूँ तो डायरेक्ट बोलती है कुछ काम है क्या, इसलिए आप बताएं उनसे मैं कैसे रहूं, हमारा व्यवहार खराब ना हो। व्यवहार ऐसे से तो खराब कर लेना सही है। फोन करके, जब ये उनके फोन आने के बाद ये लड़ती है ना, तुरंत वहां फोन मिलाया करो, अगर फोन ना उठाए तो मैसेज करे करो कि क्या तिल्ली डाली है जो बम फूटा है। ऐसे से तो व्यवहार खराब कर लेना सही है, जिसके व्यवहार सही होने से हमारा नुकसान ही हो रहा हो। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर हस्बैंड और मैं हैं, मेरे सास ससुर भगवान को नहीं मानते, वो किसी बाबा को मानते हैं, भगवान की फोटो भी नहीं लाने देते, तो मेरा बहुत मन करता है मैं सारे फास्ट रखूं जैसे मैं शादी से पहले करती थी, मैं क्या करूं, मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। ये चीजें शादी के टाइम पर डिस्कस नहीं करी आप लोगों ने, ऐसी जो करते हैं वो बता देते हैं कि भाई हम नहीं मानते। और दूसरी चीज, चलो नहीं भी डिस्कस करी तो अब आप एक बार रिजिडली कह दो कि भाई मेरा मन भगवान जी में है, मैं पूजा करूंगी, ठीक है, जैसे मैं शादी से पहले करती थी। अपने मंदिर में अगर जहां भी वो बाबा लगा रखे हैं उनकी जगह रखने दे रहे, आप अपने दूसरी जगह कमरे में कहीं पे मंदिर बनवाओ, छोटा सा आला भगवान जी का बना के अपने पूजा कर सकते हो आप। ये तो एक तरीके का वो हो गया ना, धर्मांतरण। अरे जिस चीज को हम बचपन से करते आ रहे हैं अपनी आस्था के लिए, सडनली उसको कैसे छोड़ दें भाई, नहीं छोड़ी जा सकती। नेक्स्ट, दी, मेरी छोटी बहन की शादी 13 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, हस्बैंड मम्माज बॉय हैं, कभी भी मेरी बहन के पास फोन तक नहीं किया अपनी माँ से पूछे बिना, यहाँ तक तो सब सही था, फिजिकली के अलावा सब सास करती है। अब 4 साल पहले नंद ने भी पास में ही घर बना लिया, जो उसकी सास ने बनवाया है, सारा खर्चा उसकी सास निकालती है। मेरी बहन ने सास का नंद का सब कुछ किया लेकिन उसकी कभी कोई कदर नहीं की। वो 2 साल से मायके में उनका कोर्ट केस चल रहा है, पति का हाथ कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए, बच्चे भी उसी सास के पास हैं जिन्हें वह शुरू से ही माँ के खिलाफ भड़काती है, बच्चे होगा तो दी बताओ वह क्या करे। सब कुछ बिगड़ा हुआ है, पति भी अपना नहीं है, बच्चे भी अपने नहीं है, सास भी अपनी नहीं है, तो अब वो करेगी क्या। डिवोर्स केस चल ही रहा है तो हो जाने दो डिवोर्स, मन पक्का रखे बस अपना। नेक्स्ट, दीदी, मेरी भाभी मुझसे और मेरी बहन से बात नहीं करती, बिना किसी वजह के उसने बंद कर दिया है बात करना। भाभी मुझसे और मेरी बहन से, अच्छा, यहाँ तक कि मेरे 7 साल के बेटे से भी बात नहीं करती, लेकिन मेरे और मेरी बहन के पति और ससुराल वालों से तो ऐसे बात करेगी जैसे उससे अच्छी औरत दुनिया में कोई नहीं। मेरा भाई और मम्मी से वह बदतमीजी करती है, लेकिन कोई रिलेटिव आएंगे घर तो उनसे बहुत मीठा बोलती है। ऐसी औरत की सच्चाई सामने कैसे ला सकते हैं।
क्या सच्चाई सामने लाने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी चाहिए? आपके भैया और मम्मी के साथ वो क्या कर रही है वहां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपके घर में जो कर रही है, क्या आपसे बात नहीं कर रही, आपके पति से कर रही है, आपकी सास से कर रही है, तो उसे वही फोन अपने कान पे लगा के बोलो कि भाई ये कौन है, ये मेरे पति हैं, मेरी सास है, तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं, तू हाँ बाईपास वहां से कैसे वहां तक जा रही है। और इधर इन्हें भी बोलो कि आपको यही नहीं समझ में आता कि वो कौन है, मेरी भाभी है। अब मेरी भाभी का मुझसे ही कोई मतलब नहीं, तुम्हारा क्या मतलब पड़ा उससे? क्यों बात करनी है तुम्हें? करो नंबर सबके फोन से ब्लॉक कर दो, करती रहे फोन, कहाँ से करेगी बेफालतू का। अभी पता है मुझे किसी ने कमेंट करा था कि आप ना गलत वो दे रहे हो, थोड़ी सी सलाह यहाँ पर, कि अपने पीहर में अगर आपकी पटरी नहीं खाती तो बोलो मत घर पे ससुराल में, आपके अगेंस्ट वो पॉइंट यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, क्या पॉइंट यूज हो जाएगा? अगर मेरे मैके वाले टॉक्सिक हैं तो हैं, मुझे नहीं जाना उनके साथ, ज्यादा टाइम नहीं बिताना, मेरे को अपने अच्छी भली मतलब चलती हुई सुकून भरी जिंदगी में नहीं करना। और भले सुकून नहीं है, मान लो तुम लोग यहाँ से बैंड बजा रहे हो तो मैं पागल हूँ कि मैं वहां से अपनी बैंड और बजवाऊं? मैं तो अकेली ही ठीक हूँ। तो एक बार कहना कहना सुखी रहना, वो वाली चीज होती है। फालतू के पर्दे डालने के चक्कर में एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं फिर। नेक्स्ट मैम, मेरा कमेंट कुछ बड़ा है, रिप्लाई बताना। एक बार मेरी मौसी सास आई थी हमारे घर हॉस्पिटल दवा लेने, तो हमारे घर रुक गई क्योंकि रिपोर्ट एक दिन में नहीं आई, तो वो उनकी नोज टॉम घूम गई। मेरे सास ने हमारे घर एक इयररिंग रखा था, उनको दे दिया। मेरे हबी ने गुस्सा किया, तुम कितनी महंगी के है कि दे दे। सासा ने नंद को कह दिया तो ननंद और हबी के बीच लड़ाई हो गई। यार स्पेलिंग देख के देखिए करो, पढ़ा भी नहीं जा रहा। तो हबी ने कहा मैं कि त्रय को निकाल दूंगा, तो गुस्से में घर से निकल गई थी। उसके बाद कम आती है हमारे घर नंद, बस यही चाहती है घर में सब कुछ माँ के हिसाब से हो, चाहिए वो गलत हो। तो छोटी ननद का फोन आया मेरे पास कि भाई ही अपने बहन से लड़ने लगा, हम नहीं आएंगे घर। जबकि मेरी हबी ने स्टार्ट में सही बात की थी। लड़ाई तो नंद ने शुरू की, बट भी नहीं, बात भी नहीं पूछी भाई से क्या बात, वही है माँ की गई बात सही मान ली। मैम कोई बात हो, छोटी नंद मेरे को बीच में ले लेती है, क्या करूं? हर बार फिर मैं ही बुरी बन जाती हूँ, फिर कोई नहीं बोलता। मैम क्या करूं मैं? जब आपस में लड़े हैं ना, आप गज भर दूर हो जाओ। जैसे ही आपका नाम आए तब बोल पड़ो कि भाई मेरे को दूर रखो अपने इस तमाशे से। जितना सर्कस करना है करो, भाई बहन माँ बाप आपस में कुछ भी करो, एक दूसरे के बाल खींचो, मैं नहीं हूँ इसमें, मुझे मत जोड़ो। और कहो और जाके अपने कमरे में बैठो आराम से। नेक्स्ट, दी मेरी एक जेठानी एक देवरानी है, मैं जॉब करती हूँ घर से 200 किलोमीटर दूर, पति का वर्क फ्रॉम होम है। तो वो और मेरा 1.5 साल का बेटा साथ रहते हैं। देवर देवरानी पुणे में रहते हैं, मम्मी पापा जेठानी के पास रहते हैं, और हम लोग भी मंथ में 2 बार जाते हैं घर। बट अब जेठ को घर के खर्चों में दिक्कत हो रही है, जबकि हम लोग हर महीने 5,000 रुपए देते हैं उनको। अब उन्होंने कहा है कि मुझे अलग कर दो, मेरे खर्चे समझ नहीं आ रहे, अब समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं, क्योंकि अब मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। मेरा ट्रांसफर भी अगर हो पाएगा तो 6 महीने लगेंगे, मैं क्या करूं? तो उनको बोलो कि जो भी करना 6 महीने बाद करें, मैं ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रही हूँ। जो भी होना 6 महीने रुक जाएं, क्या ही बिगड़ा जा रहा है जहां इतना कर लिया। नेक्स्ट मैम, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। मेरी सास ने ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद मेरे हस्बैंड को सरकारी नौकरी नहीं लेने दी और खुद ने करी, और मेरे आने के बाद मुझे नौकरों की तरह व्यवहार किया। किसने? मेरी सास ने ससुर जी के एक्सपायर होने के बाद हस्बैंड को सरकारी नौकरी नहीं लेने दी, खुद ने करी, और मुझे नौकरों की तरह रखा। मैंने 10 साल तक उनको झेला, अब 1 साल से मैंने सब बंद कर दिया। वो हमें घर से निकालना चाहती है। हाँ तो वो इसीलिए तो नौकरी उन्होंने करी ताकि डंडा उनके हाथ में रहे। अब उनके हिसाब से आप नहीं चल रही तो निकलो घर से, वो सीधा वही है। तो देख लो, अब आपको उनकी पेंशन और उसके चक्कर में उनकी बातें सुन के वहां रहना आसान लग रहा है, या उनकी बातें इतनी मुश्किल है कि उससे छोड़ के आप थोड़ा कम पैसों में जो आपके पति कमा रहे हैं उनमें गुजारा करना आसान लग रहा है, और उस हिसाब से चूज करो। नेक्स्ट मैम, हम एक जीआरपी में बैठे थे ग्रुप में, पर उसमें मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरी बहन को देखकर ही बातें कर रहे थे, तो मुझे अजीब लगा। फिर इसके महीनों बाद वो अचानक से बोले कि मुझे तुम्हारी बहन से प्यार है। फिर कहने लगे कि अरे मजाक कर रहे हैं,
पर मुझे लगा नहीं ऐसा, और अब माइंड में ये शक आ गया। अब क्या करना चाहिए मुझे? पता करो, जड़ तक जाओ इस चीज की, क्योंकि ऐसा कहना सही में मजाक नहीं है। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, जो एडवाइस आपने दी है वही मेरा भाई और मम्मी भी कहते हैं कि डिवोर्स के लिए, बट भाभी और उसके घर वाले डिवोर्स के लिए सहमत नहीं है। ऐसे में भाई को पहले कोर्ट जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। कोर्ट ही जाओ भैया। मुझे याद आ गया तुम्हारी भाभी, वो ड्रामा क्वीन। कोर्ट में जाओ, पीछा छुड़ाना उसका तो फायदा हो रहा है और वो टॉर्चर नहीं हो रही, इसलिए वो लोग नहीं जाएंगे डिवोर्स के लिए। टॉर्चर आपके परिवार वाले हो रहे हैं तो आपको ही जाना पड़ेगा कोर्ट। नेक्स्ट, दी थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही थी, पर आपने मुझे टेंशन फ्री कर दिया। दिन में वही हूँ जिसे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा क्वेश्चन है कि हमें अब अष्टमी नवमी पूजने जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वह तो बुलाएंगे नहीं। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा हमारा रिश्ता खत्म, पर मेरा हस्बैंड बोल रहा है जब तक माँ बाप हैं जब तक तो रिश्ता रखेंगे। प्लीज सजेस्ट करना हमें क्या करना चाहिए। भाई मेरे को ना पूरी कहानी याद नहीं आ रही, लेकिन अगर घर से बाहर निकालने वाले माँ बाप ही हैं तो फिर माँ बाप से आप रिश्ता कैसे रखोगे? सामने वाला रखना ही नहीं चाह रहा। तो अष्टमी नवमी जो आप वहां करते थे सारे रिचुअल करो, लेकिन अब जहाँ रह रहे हो वहां करो तो हो जाएगा। पूजा भी हो जाएगी, मिलने चले जाना, पता भी चल जाएगा। पता लगा पूजा करने गए, वहां पे और तमाशा हो गया, पूजा भी नहीं हो पाई। नेक्स्ट, you talk thoughts are so mind clarity giving. Your talks thoughts are so mind clarity giving. Really feel good to get connected with you through your channel, ma'am. Always feel a little wise whenever I watch your video for some time. Stay blessed always. बढ़िया है। धीरे धीरे ऐसे ही सब मेरे जैसे हो जाओगे। हाँ, चलो जी, एपिसोड 180 मुझे लग रहा है बहुत लंबा हो गया, पता नहीं क्यों आज मुझे, या फिर मैं सारा दिन की ड्यूटी के बाद थकी हुई हूँ इसलिए ज्यादा लंबा लग रहा है। खैर, अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए एंड आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना जिसके काम का लगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।